गरीबी से बाहर निकालने का इंडिया में एक ही रूट है और वो एजुकेशन। एजुकेशन सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन प्रोडक्ट है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैंडेट नहीं होना चाहिए आपको लगता है? होना चाहिए, पर पर्सनल फाइनेंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जितना 40-45 तक पैसा बचाते हो ना, उतना ही मुश्किल उस पैसे को सस्टेन करना है, रखना है। पैसा तो डिप्लीट हो रहा है ना इन्फ्लेशन से। सही इन्वेस्टमेंट्स नहीं करोगे, सही सेविंग नहीं करोगे, आउटराइट रिच नहीं होने वाले हो नितिन। अगर आउटराइट रिच होते ना तो अंबानी के घर पैदा हो गए होते। आज इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। आपके हिसाब से कितने परसेंट ग्रेजुएट हैं? मे बी 10%। ये सब लोग फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। पिक एनीबडी, राइट, इवन फ्रॉम सत्य नाडेला टू एनीबडी, दे आर फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर्स। पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है? घर में माँ पढ़ी होगी ना तो बच्चे पढ़ेंगे। व्हाट मेक्स अ गुड पेरेंट? एम्पैथी। कोई बाप अपने बच्चे से बात नहीं करता। इंडिया में कोई भी बिजनेस शुरू करोगे ना 20 करोड़ का बन जाएगा। यू आर श्योर बात। मतलब बट हाँ, मुझे मतलब इन ए वे अगर मैं बोलूँ तो शिव जी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ मैं। आई लेफ्ट माई लग्जरी लाइफ। सौरभ कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। एक फटाफट से शपथ लेंगे हम, जो हम करते हैं, रिचुअल है हमारे शो का, कि जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। इस पे इतना ही बोलूंगा, मैं शायद सच ही बोलता हूँ, इसलिए शायद कम बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ। चलो बढ़िया। दुनिया को जो देख रही है पॉडकास्ट उसको बता दूं कि आप हैं सौरभ जैन एंड यू आर द फाउंडर ऑफ अ बेहेमथ, अ कंपनी दैट इज सॉल्विंग अ मैसिव प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ कंट्री। कॉलेज देखो आपकी कंपनी का नाम है। और आज हम समझने वाले हैं कि यार स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की क्या प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन सेक्टर में हो क्या रहा है, and what exactly College Deco is doing, how you are solving that massive pain point of so many stakeholders in the equation। तो सारा कुछ समझेंगे, बट शुरुआत करते हैं पहले कि थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दो कि फ्रॉम वेयर यू कम एंड व्हाट एग्जैक्टली कॉलेज डेको इज। सो बहुत ही नोन टाउन से हूँ, चक्रौता, शायद सबने सुना होगा। इंडिया चाइना बॉर्डर है एंड इट्स 100 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून। सो मैं जब बड़ा हो रहा था तो यूपी और उत्तराखंड एक था। सो वहां से हूँ, वहां का पहला इंजीनियर हूँ। पहला इंजीनियर हूँ? अच्छा। मतलब तब पढ़ाई नहीं था, वहां से पढ़ाई नहीं की थी किसी ने। सो इसलिए एजुकेशन की अहमियत बहुत समझता हूँ। सो मेरे पेरेंट्स ने एक ही चीज बोली, तेरे को पढ़ना है, तेरे को पढ़ना है, तेरे को पढ़ना है। क्या क्यों कुछ नहीं पता था। सो समहाउ लैंडेड, और बहुत अवेयर स्टूडेंट मानता हूँ अपने आप को। अवेयर उस टाइम आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक ठाक पढ़ाई, मतलब था भी पढ़ने में। कौन सा साल की बात है? 96 97। सो 97 अकेला साल है जिस बार आईआईटी जेईई लीक हुआ था। मैंने जेईई 2 बार दिया है। सो अवेयर स्टूडेंट था। सो एमएनआरईसी की काउंसलिंग थी इलाहाबाद। सो जो मेरा कॉलेज सिलेक्शन क्राइटेरिया था ना, वो था सबसे पहले मैं लूंगा एनआईटी इलाहाबाद, वो यूपी का सबसे फेमस कॉलेज था। फिर एनआईटी जयपुर, क्योंकि आई नो जयपुर एज अ सिटी, मेरे रिलेटिव रहते हैं। फिर एनआईटी कुरुक्षेत्र, जो घर के पीछे ही थी, देहरादून से 2 घंटे पीछे, ऐसे ही लिस्ट थी। और एनआईटी नागपुर, लैंड हुआ नागपुर। रियलाइज हुआ यार ये तो गलत था सिलेक्शन क्राइटेरिया। पहले तो एनआईटी त्रिची लिखना चाहिए था, मिलता नहीं मिलता सेकेंडरी था। एंड देन आई रियलाइज अगर मेरे जैसे अवेयर स्टूडेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया इतना खराब है तो जो थोड़े कंफ्यूज स्टूडेंट है उनका क्या हो रहा होगा। सो पर ये बात उस टाइम दिमाग में रह गई, फिर जर्नी चलती रही। एंड मतलब कर्मा प्रिवेल्स, व्हिच आई से 2014-15 में जब डिस्कशन हमारा शुरू हुआ कि कॉलेज देखो पे बनाते, सो देन आई रियलाइज 2 थिंग्स। वन इज मेरा कॉलेज सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना खराब था, और सेकंड क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बोला पढ़ पढ़, तो एक एजुकेशन मेरी और मेरे भाई की हमें पूरी पॉवर्टी से बाहर निकलते, तो गरीबी से बाहर निकालने का इंडिया में एक ही रूट है और वो एजुकेशन। तो इसलिए शायद ये बहुत क्लोज था मेरे हार्ट के। एंड दैट्स हाउ कॉलेज देखो स्टार्टेड। एग्जैक्टली शुरू कैसे किया कॉलेज देखो? एग्जैक्टली शुरू मतलब एज इन व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप यू टुक? वेबसाइट बना दी, बस शुरू कर दिया, क्या किया आपने? सो 3 स्टेप्स मानता हूं मैं जो हमारे जर्नी के हैं। वन वाज एक प्रोडक्ट बनाना था, व्हिच वाज कॉलेज लिस्टिंग, कॉलेज का सारा इंफॉर्मेशन, वेबसाइट अप वगैरह करना। एक साइड पूरा काउंसलिंग इकोसिस्टम बनाना था, और एक साइड पूरा कॉलेज एक्विजिशन का इकोसिस्टम बनाना था। तो उसमें रुचिर वाज लीडिंग द पार्ट ऑफ कि ही वाज मेकिंग प्रोडक्ट, वेबसाइट, डोमेन, कंटेंट क्या जाएगा नहीं जाएगा। आई वाज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग अप काउंसलिंग इकोसिस्टम, एंड रोहित आवर थर्ड को-फाउंडर, ही वाज सेइंग कॉलेज एक्विजिशन एंड का पूरा इकोसिस्टम बना रहा था। सो चैलेंज ये था कि जैसे ही काउंसलिंग इकोसिस्टम बनाने का डिसीजन हुआ, देयर इज नो रेफरेंस, किसी ने बनाया ही नहीं है। क्या होता क्या है?
सो जब भी काउंसलिंग सोचते हो मन में, तो सोचते हो फेस टू फेस किसी से मिलने जा रहे होंगे, वो हमें गाइड करेगा, हमें समझेगा, बताएगा। पर यार टेक इनेबल्ड काउंसलिंग इकोसिस्टम बनाने निकल गए हैं। सो पहले साल हम लोगों ने टेक बेस्ड की काउंसलिंग इकोसिस्टम बनाया, और हमको इस पे कॉन्फिडेंट, मतलब 100% कॉन्फिडेंस नहीं था। हमने 4 ऑफलाइन सेंटर खोले थे, गुवाहाटी में, लखनऊ में, रांची में और पटना में। ऑफलाइन काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग सबको पता था क्या होती है, ऑनलाइन या रिमोट क्या होगी किसी को नहीं पता। पर इवेंचुअली टेक बेस्ड चल गई, ये चली नहीं। और यही 4 सिटीज क्यों सेलेक्ट की? यहाँ से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है। तो इफ यू सी, बिहार झारखंड इज द बिगेस्ट माइग्रेशन स्टेट जो पैन इंडिया स्टूडेंट मूव होते हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर है, जयपुर है, बैंगलोर है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टिडबिट कि सबसे सेफ माइग्रेशन स्टेट सिटी इज जयपुर फॉर गर्ल्स। सो आप खुद सोचोगे ना एज अ पेरेंट कि अपनी बेटी को दिल्ली भेजो कि जयपुर भेजो, सो यू स्टिल फील जयपुर सेफ है पर दिल्ली सेफ नहीं है, सोचा ज्यादा है, राइट। सो वो चारों माइग्रेशन सिटीज थी, मेजर माइग्रेशन सिटीज। इस वजह से आपने वहां शुरू किया था, पर वो चला नहीं, मतलब उसके रीजंस कुछ और थे, पर ये चल गया। तो अगर मैं 2005-15 की बात करूं, जब आपने शुरू किया, वर्सेस 2024 आज, क्या स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम 2015 में थी वर्सेस आज 2024 में कुछ फर्क दिख रहा है? नहीं। और ये इस बिजनेस की यूनिक यूएसपी है, इस पे रिपीट कस्टमर नहीं है। एक स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, इज गॉन, पर सवाल सेम है, कौन से कॉलेज जाऊं, प्लेसमेंट मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, सेफ है, पॉकेट फ्रेंडली है, मेरे बजट में है। सो सवाल नहीं बदल रहे, केवल ऑडियंस बदल रही है, स्टूडेंट्स बदल रहे हैं। बट आउट ऑफ मेजर प्रॉब्लम, जितनी भी आपने मेरे को प्रॉब्लम बताई, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? कोई ऐसा है क्या ये तो सबसे ज्यादा टॉप पे आती है? मेरे हिसाब से सबसे मेजर प्रॉब्लम व्हिच आई एम सीइंग इज बजट है। ये कौन सा कॉलेज मेरे लिए अफोर्ड कर पाऊं। इफ यू विल सी, एजुकेशन सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन प्रोडक्ट है। सो अगर इंडिया का इन्फ्लेशन 6-7-5% जा रहा है, एजुकेशन का इन्फ्लेशन 7-8% चल रहा है इंडिया में। इवन आईएम्स की फीस आई थिंक 2004-5 में 6-7 लाख रुपए थी, जो आज 30 लाख रुपए। करेक्ट। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैंडेट नहीं होना चाहिए, आपको लगता है? होना चाहिए, पर मतलब आई थिंक गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम एजुकेशन, की जैसे एनईपी पॉलिसी लॉन्च की कि they can't handle big student. So giving you another information, right? India का GER ratio right now 28%. GER ratio, which is gross enrollment ratio. Explain करो। So अगर आज की तारीख में 12th जाने के लिए एलिजिबल बच्चे 100 हैं, केवल 28 एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज में। मतलब बाकी ड्रॉप आउट हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई 5th के बाद नहीं पढ़ा, कोई 6th के बाद नहीं पढ़ा, कोई 7th के बाद नहीं पढ़ा, कोई 8th के बाद नहीं पढ़ा। और इंडिया का मतलब मैंडेट है to take it to 30% by 2030. That's the government mandate. सिर्फ 28 से 30 तक लेके जाना है बस। पहला स्टेप, या 50% है। अच्छा, आई थिंक 50% होगा, नॉट होगा। सो अज्यूम स्टूडेंट डबल होने वाले कॉलेजेस में, राइट। इवन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को नहीं मानूं तो भी स्टूडेंट डबल होने वाले। तो अगर स्टूडेंट डबल होने वाले, गवर्नमेंट कांट हैंडल दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दे नीड सपोर्ट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टू टेक ओवर। मतलब इतना मैसिव ड्रॉप आउट है अभी भी, मतलब मेरे को तो लगता है सब लोग पढ़ रहे हैं। नहीं, दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। इट्स वेरी शॉकिंग, वेरी सरप्राइजिंग। चंडीगढ़ हाईएस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70%, एंड तमिलनाडु चंडीगढ़ हाईएस्ट है। हां, फिर तमिलनाडु एज अ स्टेट है, और मतलब बिहार सबसे पीछे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि चंडीगढ़ में 72% ऑफ द पीपल एलिजिबल पीपल आर नॉट स्टडीइंग ग्रेजुएशन। क्या बात कर रहे हो? आई नो, दैट्स व्हाट वी आर, राइट? हम तो डे इन डे आउट यही कर रहे हैं। What are they doing then? Where are they going? What is the reason why is this a problem? पर ये एक साइड है, let's take a good side of it. लास्ट 2 साल से इंडिया में 1 करोड़ के आसपास एडमिशन हो रहे हैं, और इसमें 50% गर्ल चाइल्ड है, and that's a very good news. 2015 में क्या नंबर था? मेरे हिसाब से आइडिया नहीं है, पर 40s में होगा। So इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर घर में माँ पढ़ी होगी ना, तो बच्चे पढ़ेंगे, और जब माँ पढ़ी होती है और इंडिपेंडेंट होती है, तो शायद उसकी आवाज में भी दम होता है, एज अ फैमिली उसकी सुनी जाती है। सो आई थिंक दैट विल ब्रिंग अ बिग चेंज। एक ये, दूसरा मुझे लगता है पहले क्या था ना यार, जितनी जल्दी वो पैसा कमाना शुरू करना, बेटा दुकान पे बैठ सब्जी बेचना शुरू कर मेरे साथ। स्लोली अफोर्डेबिलिटी आ रही है, पेरेंट्स दे कैन अफोर्ड कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ,
क्या फायदा पढ़ा के अगर मैंने उसको केवल बीए करा दिया अपने बगल स्कूल से, ठीक है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये 28% में आई थिंक 20 या 30% एडमिशन डिस्टेंट एडमिशन होंगे आउट ऑफ दिस 28%, जो कि क्या कहते हैं काम कर रहे हैं दुकान में या कहीं पे अपने पापा का हाथ बटा रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं, और साथ में डिस्टेंस एजुकेशन। मतलब रियलिटी में पढ़ने वाले तो और भी कम है। वेरी सरप्राइजिंग नंबर। एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो 72% लोग जो नहीं कर पा रहे, why are they not able to do it? It's just the financial, मतलब फाइनेंशियल वुड बी वन पार्ट, अनअवेयरनेस वुड बी सेकंड पार्ट। मतलब पढ़ के करोगे क्या? When I say I'm the first engineer from my town, तो बाकी मेरे साथ के उन्होंने क्या किया? दुकान में बैठ जाते हैं, यहीं से कमाना शुरू कर देते हैं। I think that's the major reason. अवेयरनेस नहीं है, और आई थिंक पढ़ाई का महत्व भी नहीं पहुंचा है। The way I see education, because मैंने अपनी लाइफ बदलते देखी है लास्ट 20-25 साल में, so लगता है कि एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। और एजुकेशन का इम्पैक्ट, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू समबडी, 4 साल का पेशेंस रखना पड़ता है पहले तो, 3 या 4 साल पढ़ाई जो करेगा बच्चा या बेटा। तो आई थिंक वो पेशेंस भी नहीं है, और उसके रिजल्ट्स फिर बाद में आने शुरू होंगे, फेवरेबल होंगे या नहीं होंगे वो भी नहीं पता है, वो नहीं पता। इट्स अ रिस्क, इट्स अ बेट। पर मुझे लगता है मतलब द रीजन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट कॉलेज देखो इन 2015-16 बहुत एक सिंपल सा रीजन था। मैं कभी काश नहीं बोलता, ओके, कि काश ये कर लिया होता, और मैं कभी भी अपनी लाइफ ना अपने बच्चों की नजरों से जीना नहीं चाहता हूँ कि यार मेरा बेटा पायलट बनेगा, मैं नहीं बन पाया तो, ठीक है। तो मेरा बहुत सिंपल सा मेरी वाइफ से कॉन्वर्सेशन था, मुझे काश नहीं बोलना, और मुझे पता है तुम्हारी लाइफ हैम्पर होगी, बिकॉज सडनली फ्रॉम पुणे पूरा उठा के आई मूव टू जयपुर, बट आई सेड यार ये करना है मुझे। सो ये क्योंकि एजुकेशन का महत्व मुझे पता है, अगर मैं एक एक मतलब किसी को भी एजुकेशन में हेल्प कर पाता हूँ ना, तो मुझे लगता है दे विल रियलाइज बस 20 साल बाद कि सौरभ ने मेरे लिए क्या किया। बिकॉज आई कैन स्टिल टेल यू, मतलब आई स्टिल रिमेंबर माय टीचर जिन्होंने मुझे मैथ्स की आदत लगाई। सो आप अपनी लाइफ में गुड काउंसलर या गुड टीचर को कभी नहीं भूलते, हमेशा याद रहेंगे तुम्हें। सो मैं हमेशा अपने बच्चों को, जो मेरे काउंसलर की फौज है, उनको बोलता हूँ अगर तुमने अच्छी काउंसलिंग की ना, ये तुम्हें जिंदगी भर याद रखेगा कि वो एक सौरभ सर थे और उन्होंने फोन पे मुझे कॉलेज बताया था, मेरी लाइफ बन गई आज उनकी वजह से। यू नेवर फॉरगेट अ गुड काउंसलिंग। बहुत लेट रियलाइज करते हो, पर रियलाइज करते हो। तो स्टूडेंट्स की तो प्रॉब्लम आपने बताई, पेरेंट्स की क्या प्रॉब्लम है? क्या कुछ अलग है पेरेंट्स की प्रॉब्लम? सो पेरेंट्स की सच प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मतलब अब तो मुझे ऐसा लगता है हर पेरेंट्स बहुत चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ लें, पर मतलब बजट है, उस बजट में क्या कर सकते हैं, उस बजट में कौन सा कोर्स कर सकते हैं, किससे हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे आई थिंक 50% काउंसलर की पेरेंट्स से बात होती है। डिफरेंस लगता है दोनों की सोच में जब स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं वर्सेस पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं? कहीं पे कुछ दिखता है कि यार ये पेरेंट्स तो कुछ और चाह रहे हैं और बच्चे कुछ और चाह रहे हैं? ह्यूज डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सो बहुत जगह बच्चा वांट्स टू गो टू गुड कॉलेज व्हिच माइट बी कि उसे शहर से दूर जाना है, पर पेरेंट बोलेंगे नहीं बेटा तेरे को तो पढ़ना ही देहरादून में। कितना अभी भी है, कितना प्रेवलेंट है? गर्ल चाइल्ड में ठीक ठाक प्रेवलेंट है। पढ़ाई अभी भी ना इंडिया में बहुत, जैसे शादी से पहले लड़की ग्रेजुएट होनी चाहिए, करेक्ट, ये भी तो बहुत है इंडिया में। सो बहुत ग्रेजुएशन तो इसलिए भी कराते हैं सिर्फ शादी करनी होती है। अभी भी है ये? अभी भी मतलब होगा, मतलब अर्बन में है या रूरल की बात कर रहे हैं? दोनों में मतलब लगभग बराबर होगा। अभी भी अर्बन में लोग यही सोचते लड़की की शादी करानी है तो पढ़ा देते, पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि करियर बनाना है उसका या इंडिपेंडेंस हो जाए उसकी, इट्स मोर अबाउट कि अभी भी शादी करनी है तो पढ़ाना पड़ेगा। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इट्स चेंजिंग, लास्ट 20 साल में बहुत चेंज हुआ है। और अगर मैं बात करूं रूरल वर्सेस अर्बन के पेरेंट्स की क्या सोच है, उसमें क्या फर्क दिखता है आपको? सो हुआ क्या ना, मतलब सडनली में रूरल और अर्बन वर्ड खत्म हो गया है और इट्स गेटिंग ब्लर्ड। अच्छा, बिकॉज नाउ आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब मैं पढ़ रहा था, 12th किया था, क्या होता था, एक गली में रहते थे, उस गली के बारे में सब पता होता था, अंकल आंटी के घर में क्या चल रहा है, और न्यूज के चैनल 2 ही थे, एक पापा का न्यूज़पेपर और एक रात को डीडी न्यूज पे 8 बजे न्यूज आती थी, करेक्ट। और आज सबके हाथ में इंफॉर्मेशन। आज यूक्रेन में क्या हो रहा है ना, ये दिल्ली को भी उतना ही पता है जितना लखनऊ को पता है या बहराइच को पता है। क्लिक ऑफ बटन, एटलीस्ट अगर पता करना चाहे तो इंफॉर्मेशन की बहुत सिमेट्री हो गई है। सो सडनली माइंडसेट अब रूरल वर्सेस अर्बन नहीं बचा है, माइंडसेट अब बचा है हाउ मच आई कैन अफोर्ड, मेरे बजट क्या है, मैं कितना पॉकेट फ्रेंडली हूँ, मैं कितना ट्रेडिशनल हूँ या मैं कितना ओपन माइंडेड हूँ।
So when you say rural versus urban, I'll say अगर मेरे पेरेंट्स पढ़े हैं वर्सेस मेरे पेरेंट्स पढ़े ही नहीं है, तो कितने ओपन माइंडेड होंगे टू ट्राई मी समथिंग जो मैं करना चाहता हूँ। मतलब जैसे मैं आज इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, आपके हिसाब से कितने % ग्रेजुएट है? Maybe 10%. 9 to 10% graduate. And if these parents are going to make decision, they will be open minded. Right. And if पढ़ाई लिखे नहीं है तो इनको पढ़ाई की अहमियत बहुत पता है. And all these इसमें ना मतलब हार्डली थाउजेंड्स में लोग होंगे, लाख में, जो प्रीवियस जनरेशन से वेल्थ लेके आए. True. ये सब लोग फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं. So if you pick anybody, right, even from Satya Nadella to anybody, they are first generation wealth creators. True. Previous generation wealth नहीं थी, पर इनके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे. That was the huge difference, and that difference is snowballing. कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, so then everybody will understand education. अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. Affordability is not in terms of मुझे मनी मैटर करती है. Affordability in terms of time, कि मैं अपने बच्चे को 4 साल दे सकता हूँ, which means मैं उसके 4 साल खर्चे उठा सकता हूँ, which means मैं 4 साल और कमा सकता हूँ, which means मैं अपने रिटायरमेंट का ध्यान रख सकता हूँ. तो then you will afford चाइल्ड एजुकेशन. True. और स्टूडेंट्स कुछ खास प्रेफर कर रहे हैं क्या? स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस में भी चेंजेस देखे हैं आपने? स्टूडेंट की प्रेफरेंस में मतलब दे आर वेरी ओपन नाउ टू ट्राई. ओके व्हेन आई से, पहला तो उनकी अवेयरनेस देख के मुझे रियलाइज होता है मुझे तो कुछ भी नहीं पता था जब मैं पढ़ रहा था. जैसे एग्जांपल, मतलब दे नो कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है, क्यों करना है, कौन से सेक्टर में जाना है, कौन सी इंडस्ट्री टारगेट करनी है. दे आर वेरी क्लियर इन देयर हेड. ओके जब वो लोग अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, दे गो टू अ लेवल की उस कॉलेज के जो एग्जिस्टिंग एल्यूमनाई होंगे उनको लिंक्डइन, फेसबुक पे अप्रोच करेंगे, उनसे बात करेंगे, कॉलेज अच्छा है नहीं है वगैरह, इस टाइप की डीप रिसर्च भी कर रहे हैं. सो एंड सेकंड इज दे आर वेरी ओपन नाउ कि अच्छा मुझे डिजाइन में कुछ करना है, मुझे यूएक्स करना है, मुझे मे बी कंटेंट क्रिएटर बनना है, मे बी मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है. एंड दे आर वेरी ओपन इन सेइंग कि आई विल ट्राई टू डू दैट, आई विल लर्न इनटू some skills are which are जो मतलब अगर मुझे full stack development करना है या AIML जाना है, because lot of deep learning to become a good, let's say, full stack developer. But let's say if I have to be a content creator, then मुझे knowledge बहुत होनी चाहिए. Maybe depth सब चीजों की नहीं हो, एक या दो टॉपिक की हो, पर मेरा horizontal जो learning होनी चाहिए वो बहुत strong होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें मैं मतलब I am seeing them, they are very much aware. बहुत ज्यादा. You don't feel कि तुम एक चक्रौता के लड़के से बात कर रहे हो या एक दिल्ली के लड़के से बात कर रहे हो. और ये माइंडसेट और जो प्रेफरेंस है, ये इसमें भी आपको कोई ब्लर लाइन नहीं दिखती रूरल अर्बन में? बहुत मेजर ब्लर लाइन है. मतलब जो अर्बन का स्टूडेंट है वो भी आजकल ओपन है हर चीज ट्राई करने में, एंड रूरल का स्टूडेंट भी ओपन है. क्योंकि अपार्ट अब हो क्या रहा है ना, सेम एजुकेशन कंज्यूम कर रहे हैं, द ओनली डिफरेंस इज लैंग्वेज. हिंदी में कंज्यूम कर रहे हैं, इंग्लिश में कंज्यूम कर रहे हैं, करेक्ट, एंड सेम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. So, ये सारी जनरेशन इज ऑन इंस्टा, राइट, तो कंटेंट तो सब सेम ही कंज्यूम कर रहे हैं. सो सडनली ये वाली लाइंस ब्लर हो जा रही हैं. क्योंकि पहले क्या था, अगर मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ तो मेरी सराउंडिंग, मेरी अवेयरनेस बहुत अलग थी. मेरे पापा के जो फ्रेंड्स थे, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे फ्रेंड्स पढ़े लिखे होंगे, फिर मेरे फ्रेंड्स पढ़े लिखे होंगे तो उनके बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो ये आपस में फ्रेंड होंगे. तो पहले ये सर्कल चलता था ना, जिसको हम बोलते थे कि अर्बन लोगों को ज्यादा पता है. पता कैसे होता था? क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, घर में पढ़े लिखे लोग आते थे, उनके पढ़े लिखे बच्चे थे. अब ये वाली इंफॉर्मेशन कम हो, मतलब अब ये है कि इंफॉर्मेशन उनके पास भी, बट उस इंफॉर्मेशन का क्या यूज करना है वो चैलेंजिंग है. सो इंफॉर्मेशन बराबर है, पर क्या कहते हैं, इट्स लाइक सब सेम, वी आर इन अ सेम तूफान बट वी आर इन अ डिफरेंट बोट्स, वैसा वाला कहानी हो गया है. कि सबको पता सब कुछ है, पर इसको यूज कैसे करना है या कन्विंस पापा को करना कैसे, इसमें थोड़ा चैलेंज हो रहा है. तो वहां डिफरेंस दिखता है कुछ हल्का, मतलब बजट मेजर कंसर्न आता है. घूम फिर के सब पैसे पे. दे आर ओपन कि चले जा पढ़ ले बाहर, पर अफोर्ड कितना कर पाएंगे. और केवल फीस नहीं होती ना, मतलब फीस करना है, हॉस्टल है, बाकी खर्चे हैं, फिर थर्ड और फोर्थ ईयर अगर करियर ओरिएंटेड हो और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, कोचिंग करना पड़ेगा. मतलब प्लेसमेंट रेडी होने के लिए भी मेहनत लगती है. क्या इसमें कोई स्टेट वाइज भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है आपको कि यार दिल्ली के लोग ये कर रहे हैं आजकल, या पंजाब के लोग ये प्रेफर कर रहे हैं आजकल? नॉट मच, बट कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि आपको लगता है साउथ वाले कभी नॉर्थ पढ़ने आते होंगे, अपार्ट फ्रॉम टॉप 50 कॉलेजेस अंटिल IIT दिल्ली. बीएससी एग्रीकल्चर नॉर्थ के मैंने बहुत सुना है कि साउथ जाते हैं. बीएससी एग्रीकल्चर एक डिग्री है,
अच्छा, मतलब मुझे तो आधे लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा ऐसी डिग्री एग्जिस्ट करती है। बहुत ह्यूज माइग्रेशन होता है फ्रॉम एपी तेलंगाना टू नॉर्थ सिटीज लाइक जयपुर, दिल्ली, एनसीआर, देहरादून। प्राइवेट में? अच्छा, बिकॉज वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस एग्जिस्ट इन बीएससी एग्रीकल्चर दैट, एंड यहाँ पे बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं नॉर्थ रीजन में, एंड दैट्स अ वेरी गुड डिग्री बिकॉज एग्रीकल्चर वगैरह में देन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ पोस्ट्स अवेलेबल जिनसे लोन सैंक्शंस वगैरह एग्रीकल्चर में काम करते हैं वो लोग सारे। सो बहुत अच्छा माइग्रेशन होता है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट यही था, व्हेन आई स्टार्टेड, पहुंचा जयपुर, काउंसलिंग स्टार्ट की, बीएससी एग्रीकल्चर करके कोई डिग्री होती है, न्यू दैट ऐसी कोई डिग्री होती है। अपने को तो क्या पता था, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एमबीए, और या घर से बीए बीकॉम कर लो, पता ही नहीं था कि बीए, और इसकी जिस डिग्री के लिए मार है। अच्छा, एक तो होता है कि बीएससी एग्रीकल्चर है, फिर मार है, इतना माइग्रेशन हो रहा है। दूसरी सेकंड चीज रियलाइज हुई, जितनी ये सारी डॉक्टर के सेकंड लाइन की डिग्रीज है, फार्मा, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, पर इवन प्राइवेट कॉलेजेस में जून तक ये सारी सीट भर जाती है। अच्छा, बाकी सब चलते रहते, जब सीयूटी का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो सीयूटी है, नीट चल रहा है, नीट के बाद जो नीट में नहीं होंगे फिर अपनी डिग्रीज ऑप्ट करेंगे ना, बट नाउ क्या कहते हैं, ये चल रहे हैं सारे एडमिशन, बट फार्मास एंड ये बीपीटी, ऑप्टोमेट्री, इन सब के एडमिशन खत्म हो गए, डिग्री क्लोज हो गई। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 12th पास की है, मुझे कॉलेज में जाना है, हाउ एंड व्हाट शुड आई लुक एट व्हाइल फिगरिंग आउट कि ये कॉलेज मेरे लिए अच्छा होगा, हाउ टू सिलेक्ट द राइट कॉलेज? So I'm assuming we are not talking about top 5% students. हाँ, उनका तो क्लियर है, right? उनको तो पता है IIT IIM जाना है उनको। So generally what I try to do, ये हर साल if you are in this profession, हर साल 15-20 तुम्हें रिलेटिव्स के बच्चों का तुम्हें काउंसलिंग करके उनका एडमिशन कराना होता है। So that's a part of parcel of this job. जैसे मेरे वाले में से ITR भरवाते हैं। हाँ। और मैं सोचता हूँ यार, मैं दुनिया से अपना ITR भरवा रहा हूँ पे करके, सुन लो सारे रिश्तेदारों, तुम्हें सुना रहा हूँ, मुझे मत भेजो ITR भरने के लिए। So interesting ये होता है, then I look at a student profile. When I say student profile, कितना इंट्रोवर्ट है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, सिटी लाइक दिल्ली में सरवाइव करेगा कि सिटी लाइक जयपुर में सरवाइव करेगा, या सिटी लाइक देहरादून में सरवाइव करेगा। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट, सो इससे भी पहले मैं देखता हूँ स्पेशलाइजेशन कौन सा करना चाह रहे हो। सो आई कैन टेल यू ऑन टिप्स, मैं अभी अपने ब्रदर इन लॉ के बेटे का एडमिशन करा रहा हूँ शूलिनी यूनिवर्सिटी में, तो उसको बायोटेक करना था, एंड नोबडी ऑन दिस अर्थ विल नो कि मतलब बायोटेक की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इज शूलिनी यूनिवर्सिटी इन सोलन। सो पहला स्पेशलाइजेशन है कि वो स्पेशलाइजेशन मुझे कहां से करना चाहिए। सो इस केस में जैसे बजट प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, सो पर देन लोकेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, ओके, एंड देन थर्ड ओवरऑल एम्बियंस ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। सो मेरे लिए सिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि पुणे में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, इट्स इजियर टू गेट एडमिशन इन आईटी का प्रोफेशन। इतनी कंपनीज है वहां पे कि वो 8 out of 10 सारे बच्चे उठा ही लेती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए भी सिटी मैटर करती है। बट आपने बोला कि सर्वाइव इन सिटी, कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग पहले में भी कहीं निकले नहीं है, उनको एक्सपोजर नहीं मिला, वो शायद जब सिटी में जाते हैं, जैसे मैं करनाल से हूँ, मैं दिल्ली आके पढ़ा, ठीक है, अब करनाल में तो वो सब एक्सपोजर नहीं था, बट व्हेन आई वेंट टू IIT Delhi and all of these places, it's a different exposure and survival skills सीख जाते हैं लोग। Do you think people like usually don't change from where they come from? Delta change होते हैं नितिन, it's not transformational change होते हैं। I don't see personality changes so big. So पर when you say survival, I'll give you my live example. So मैं तो चक्रौता से हूँ, मतलब करनाल तो फिर भी सुना होगा, चक्रौता किसी सुना भी नहीं होगा, शायद आपकी ऑडियंस सुनेगी कि चक्रौता करके कुछ भी होता है, बट इट्स रियली अ नाइस टूरिस्ट प्लेस। बस एक ही ड्रॉबैक है, इट्स इंडिया चाइना बॉर्डर, सो फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू गो टू चक्रौता। ओके, सो मैं अकेले नागपुर गया था अपने एडमिशन के लिए, इवन पेरेंट्स भी नहीं थे मेरे साथ। पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स रिटायर हो गए, पापा पर पैथोलॉजिस्ट थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चक्रौता में, एंड मम्मा वाज हाउसवाइफ और साथ में शी हैज अ शॉप। सो नॉर्थ इंडियन, जिसके लिए चावल घर में क्या होता है, लंच में 2 रोटी के बाद इतना चावल खाना है, दैट्स द कहानी ऑफ एवरी नॉर्थ इंडियन गाय।
चावल अच्छा नहीं होता शरीर के लिए, करेक्ट? हर माँ जानती है कि चावल नहीं खिलाएंगे तुमको ज्यादा। सो केरला एक्सप्रेस से गया था, विविडली रिमेंबर दैट डे। केरला एक्सप्रेस 4 बजे नागपुर पहुंचती है। 4 बजे उतरे, भूख लग रही थी, बाहर देखा मैंने, बाहर हर दुकान पे चावल लगा हुआ था। आई नो पोहा करके एग्जिस्ट करता है। सो वो फ्रेश पोहा था, मतलब आज तो मेरा फेवरेट खाना है पोहा, पर मैं पोहा नहीं जानता था। और मैं बोला सुबह 4 बजे कोई चावल कैसे खा सकता है? लाइनें लगती हैं बल्कि 4-4 बजे। आई नो, नागपुर में फिर शंकर नगर का पोहा खाने के लिए हम 4 बजे जाते थे। बट आई एम सीइंग दीज काइंड ऑफ कल्चरल शॉक्स आल्सो कम इन योर लाइफ। सो व्हेन आई ट्राई टू डू दैट, आई ट्राई टू ईज दैट। आई एम नॉट सेइंग कि उसको सर्वाइव, मतलब उसको चैलेंजेस नहीं मिलने चाहिए, पर इतने भी चैलेंजेस नहीं मिले कि वो टूट जाए। मतलब चैलेंजेस इतने हो दैट ही बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। सो इतना ही शॉक देने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम सिटी पर्सपेक्टिव। अगर लखनऊ का बच्चा है, जैसे आई नो दिस किड लखनऊ में अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है? इसके लिए मैंने सिटी डिसाइड नहीं की, मैंने केवल यूनिवर्सिटी और स्पेशलाइजेशन किया। पर मुझे लगता है कोई मेरा चक्रौता मुझसे फोन करता और बोलता कि मैं पढ़ने आना चाह रहा हूँ, शायद मैं उसको टियर 1 सिटी पहले दिन पे नहीं देता, मतलब एंड डिस्पाइट बी माय बायस्ड, ओके, पर मैं उसे बोलता कि तू सडनली दिल्ली एनसीआर में मत आ, क्योंकि तुम सडनली कॉन्फिडेंस ना खो दो अपना, करेक्ट? एक दूसरा मुझे लगता है अगर सडनली इतना बड़ा कल्चरल शॉक मिलता है, सो समटाइम यू टेंड टू डेविएट पाथ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू गो ऑन अ रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि तुम अकेले हो तब, अब तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है, शाम को घर नहीं आना है। तो मतलब एंड दैट्स माय वे ऑफ ईजिंग किड्स इनटू सिस्टम। जैसे इफ यू अंडरस्टैंड, कॉलेज इज फर्स्ट स्टेप फॉर अ चाइल्ड टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। वो पहला उसका दिन होगा जिस दिन हॉस्टल में रहेगा, जहां ना माँ होगी, ना बाप होगा, ना कोई रिलेटिव होगा। अब सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, सडनली पीयर्स फ्रेंड्स हैं। सो उसको लगता है कि अच्छा इंडिपेंडेंट हो गया हूं, बट इट्स गुड, वो बहुत सारी चीजें खुद सीखता है। सो ये सारी चीजें मैटर करती हैं व्हेन यू गो इन दिस 3-4 years। जैसे अब, एंड दिस इज मोर मी पर्सनल टॉकिंग, नॉट कॉलेज देखो व्यू, मुझे लगता है कि आई डोंट बिलीव इन मार्क्स इज अ मिरर ऑफ पर्सनैलिटी। I believe it's a part of your personality, but it's not your personality, and it is obsessed with marks. No, कुछ ज्यादा ही obsessed है। अभी भी बहुत obsessed है on marks, and मतलब I am not. Are students obsessed or parents obsessed? Student तो अब तो my kids are 9th में वो कहाँ obsessed होंगे, पर parents obsessed होते। आप हो? नहीं, I am not obsessed. So I'll tell you, मतलब this will go on different direction, but I make sure there are 3-4 things which is in my kids' life always. जैसे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है स्टूडेंट लाइफ में, जो काम मतलब पहले अनकॉन्शियसली करते थे ना, मतलब मैं 10-15 किलोमीटर कहाँ घूम रहा हूँ, वाज अनकॉन्शियसली हैपनिंग इन आवर लाइफ। आज वो कॉन्शियसली करना पड़ रहा है, ट्रेडमिल पे चढ़ के या कुछ भी करके। आज तो क्या रूम में बंद है ना मोबाइल पे। सो आई मेक श्योर दैट एटलीस्ट दे हैव एन एक्टिविटी 2 hours अ डे जहां वो जाते हैं। अब वो चाहे बास्केटबॉल करो, चाहे बैडमिंटन करो, चाहे व्हाटएवर यू वांट टू डू, but at least 2 hours a day you go and do some exercise which is towards your health. पहले हमको सोचनी नहीं पड़ा इस पे, अब बहुत करना। हम तो सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते। हाँ, मतलब आज से पहले मतलब ऐसा था कि घर बुलाना पड़ता था, अब घर से बाहर निकालना पड़ता है बच्चों को। एकदम ट्रेंड चेंज हो गया। सेकंड इज आई एक्चुअली बिलीव ऑन रीडिंग देन वॉचिंग। सो व्हेन आई से रीडिंग, आई विल गिव यू एग्जांपल, ओके? इफ योर नितिन इज रीडिंग हैरी पॉटर, ओके, एंड यू हैव नॉट सीन हैरी पॉटर, तो नितिन अपना हैरी पॉटर बनाएगा। हो सकता है वो ब्लैक हो सकता है साउथ इंडियन हो सकता है चश्मा पहनता हो, नहीं पहनता हो, बट यू विल टेक योर क्रिएटिविटी टू क्रिएट हैरी पॉटर। पर अगर एक बार हैरी पॉटर देख लिया ना, यू विल ऑलवेज इमेजिन हिम एज एन हैरी पॉटर। क्रिएटिविटी मर जाती है देखने पे। सो मैं रीडिंग की एक हैबिट डालने की कोशिश करता हूँ कि क्रिएटिविटी पे कुछ रहे, चाहे रीडिंग हो, चाहे फिर पियानो सीख रहे हो, विच सिमुलेट्स योर क्रिएटिविटी। थर्ड जो मुझे मैटर करता है, तो मतलब मैं उन्हें जर्मन सिखा रहा हूँ। जर्मनी क्यों? मैंने बहुत जर्मन के साथ काम किया है। अच्छा। सो एडवांटेज क्या होता है, इफ यू अंडरस्टैंड जर्मन, इंग्लिश एंड बिजनेस, तुमको नौकरी की कभी कमी नहीं होगी। बिकॉज वॉट एवर जर्मन कंपनीज के इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में या यूएस वगैरह में हेड्स हैं, एंड दे हैव टू टॉक टू हेडक्वार्टर्स, they need to know German। नहीं, they need to know German। ट्रांसलेशन में तो खो जाता है बिजनेस का एसेंस। आई हैव सीन दैट, आई वर्कड विद जर्मनी। अगर ट्रांसलेटर बैठा होगा तो एसेंस चला जाता है बिजनेस का। पर अगर तुम्हें जर्मनी आती हो, यू कैन टॉक टू टॉप पीपल, राइट?
एंड मतलब थोड़ा सस्ता है। दैट्स वन ऑफ द मेजर कॉम्पिटिटिव एज यू कैन डेवलप। डेवलप। आप ना बता रहे थे बीच में कि आपने बहुत बच्चों को टूटते देखा है, मतलब व्हेन दे स्टेप आउट फ्रॉम देयर सिटी टू अ डिफरेंट सिटी एंड दे फाइंड दैट कल्चर शॉक एकदम से, अचानक से। तो कुछ लोग रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड डिफरेंट कल्चर, एंड कुछ लोग ऑब्वियसली मे बी कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं टूटते देखे। क्या मेजर कल्चर शॉक उनको लगता है, क्या गलत चीज़ों में फंस जाते हैं लोग? मतलब गलत, पहले कल्चरल शॉक में सडनली एक आदमी 8 बजे से पहले घर से बाहर नहीं निकला एंड सडनली वो रात में कुछ भी कर सकता है। एक रोका गया है बहुत सारी चीजें करने के लिए एंड सडनली कोई टोकने वाला भी नहीं है। पर्सनली आपने एग्जांपल्स देखे? बस आई एम सेइंग दिस हैपनिंग अराउंड मी एज सम ऑफ माय फ्रेंड्स। और इसका नुकसान ये नहीं है कि कुछ कर नहीं पाते, मतलब व्हाट आई रियलाइज इज जो पोटेंशियल था ना वो पोटेंशियल से निखर के नहीं आ पाए प्रॉपर्ली। आई नो माय गुड फ्रेंड्स फ्रॉम चक्रौता, उन्होंने पढ़ाई करने की कोशिश की पर जहां पहुंचने चाहिए थे ना, हम साथ में कोचिंग करते थे पर वहां पहुंच नहीं पाए जहां पहुंचने चाहिए थे। क्रेजी। बट ये आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है कि काउंसलर की नॉलेज कितनी है और उसकी क्वालिटीज़ क्या है? जैसे आपने ये चीज़ें बताई कि सिटी देखना चाहिए, स्पेशलाइजेशन देखना चाहिए, बट इट ऑल कम्स डाउन टू द काउंसलर। आता हूँ 10 से 11 मिलियन एडमिशन हो रहे हैं। हाँ, 50,000 से प्लस यूनिक कॉलेजेस इंडिया में, 2,000 से प्लस डिग्री स्पेशलाइजेशन से, ठीक है। सो ये इक्वेशन इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे मेरे 1500 से 2,000 काउंसलर है, तो अब 3 वेरिएबल की जगह 4 वेरिएबल हो गए। सो दिस इज व्हाट माय टेक डज। किस स्टूडेंट से कौन काउंसलर बात करेगा, कौन काउंसलर की कैपेबिलिटी है टॉक टू किस स्पेशल डिग्री के बारे में, उस डिग्री में कौन से कॉलेजेस के बारे में उसके बात करने की कैपेबिलिटी है। दैट इज व्हाट माय टेक प्लेटफॉर्म डज करता है, एक स्टूडेंट का एक काउंसलर से मैचिंग करता है। और ये मतलब आज भी मेरे हिसाब से 5% भी डेवलप नहीं हुआ है जहां पहुंचना चाहते हैं। ईयर ऑन ईयर जितना हमारे पास डेटा आता जा रहा है, व्हेन आई से डेटा, स्टूडेंट बिहेवियर ऑन आवर वेबसाइट, कौन क्या खोज रहा है नहीं खोज रहा है, वी आर गोइंग डीप इनटू इट कि हम स्टूडेंट को क्या बता सकते हैं क्या नहीं बता सकते। सो मेजरली फॉर फर्स्ट 2-3 इयर्स सारे काउंसलर्स का ट्रेनिंग वाज माय रिस्पांसिबिलिटी। आई पर्सनली मेक श्योर कि वो इवन इंटरव्यू से लेके, बिकॉज व्हेन व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जब काउंसलिंग इकोसिस्टम बनाने निकले तो रेफरेंस तो थे नहीं, कोई भी रेफरेंस नहीं है। एक काउंसलर के क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक काउंसलर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, कोई डिग्री तो है नहीं इसकी। हाँ, कोई डिग्री नहीं एग्जिस्ट करती है और कोई रेफरेंस भी एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। तो इसलिए खुद हाथ से बनाना शुरू किया एंड देन आई रियलाइज काउंसलर की सबसे पहली और मेजर जो क्वालिफिकेशन है ना वो है हाउ एम्पैथेटिक ही इज। सो इसलिए शुरू के 3-4 साल मैंने खुद इंटरव्यूज ली सारे बच्चों के, उनको खुद ट्रेन किया, उनकी मतलब कॉल्स खुद से सुनी। तो ये जो पूरा प्रोसेस बिल्ड किया फॉर फर्स्ट 2-3 इयर्स आई वाज डूइंग इट ऑन माय ओन टू एटलीस्ट ट्राई टू परफेक्ट। तो कुछ नहीं होता है कि जितना भी लूप होल्स हो प्लग कर सकूं। एम्पैथी के अलावा क्या क्वालिटी होती है? एम्पैथी के अलावा सेकंड क्वालिटी मतलब देन इट्स अ जनरल क्वालिटी, गुड लिसनिंग information skills, knowledge. a good listening skill. Information is something I say it's commodity. I'll give you all information. You don't have to remember कि मणिपाल का फीस कितना है, वो मैं बता दूंगा तेरे को, वो स्क्रीन पे दिखा हाँ स्क्रीन पे दिखा दूंगा, उसका प्लेसमेंट क्या है, नैक है कि नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इसके पापा क्या चाहते हैं, बेटा क्या चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको राइट इन्फॉर्मेशन क्या दे सके। मतलब एक चीज और ऐड करना चाहूंगा बीच में। सो जैसे बताया मैंने, एक बच्चा 2 साल के लिए प्रिपरेशन करता है, सो 11th में स्टार्ट करता है और हम उसकी लाइफ में 3 या 4 महीने आते हैं। जैन फेब से यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कौन से कॉलेज जाना है नहीं जाना है, एंड बाय अगस्त डिसीजन इज डन, मतलब सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सो व्हाट आई और व्हाट वी रियलाइज इस इकोसिस्टम के 2 और पार्ट्स हैं, which I called forward integration बोलता हूँ, backward integration बोलता हूँ। When I say forward integration means क्या हम कॉलेजेस की पढ़ाई का गैप फुलफिल कर सकते हैं और उसको प्लेसमेंट के दरवाजे के लिए ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड बैकवर्ड इज एक्चुअल डिसीजन मेकिंग तो 11th में हो गई होती है जब वो सब्जेक्ट चूज करता है। सो अगर मुझे लगेगा भी कि नितिन इंजीनियरिंग करना नहीं करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए, आई कैन डू एनीथिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज़ सब्जेक्ट्स हो गए हैं प्रिपेयर। मतलब इट्स लाइक व्हाट वो कॉल, अच्छा वर्ड है कि 2 साल तो मेहनत कर लिया, उसको बोलो तो ये मत कर
तो सडनली वो रियलाइज किया 2 साल की मेहनत भी तो वेस्ट हो जाएगी। सही बात है। इन 2 चीज़ों पे बहुत काम करते हैं कि ठीक से कॉलेजेस बता सके, उनके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, बच्चे की एक्सपेक्टेशंस, उनकी नीड जान के उनको अच्छे कॉलेजेस सजेस्ट कर सके। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आप अभी जो बता रहे हो, मैं फॉरवर्ड पे भी पूछूंगा। बैकवर्ड में हम कुछ नहीं कर रहे, अभी कुछ नहीं, अभी स्टार्ट नहीं, इट विल बी सम टाइम फ्यूचर। फॉरवर्ड में क्या कर रहे हो? फॉरवर्ड में इफ यू विल सी लास्ट 2 years में वी एक्वायर्ड 3 or 4 कंपनीज। अच्छा। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने बनाया, वी क्रिएटेड द डिस्ट्रीब्यूशन इंजन। सो नाउ हमारा 95% ट्रैफिक कम्स फ्रॉम गूगल सर्चेस। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन इंजन बन गया, स्टूडेंट हमारे पास है। सो अज्यूम 10 million स्टूडेंट में 4.5 million स्टूडेंट हमारी वेबसाइट पे आते हैं। ओके, सो ये पार्ट सॉर्टेड है कि हमारे पास स्टूडेंट है। अब ये सॉर्ट करना है कि उन स्टूडेंट को केटर करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो जैसे इंडिया में 50,000 कॉलेजेस हैं, हमारे पार्टनरशिप में भी 2,000 प्लस कॉलेजेस से। 50,000 कॉलेज है, उसमें से 2,000 आपके साथ पार्टनर। अच्छा, अभी भी इतना स्कोप है कॉलेज पार्टनरशिप का। सो हमने कंपनीज एक्विजिशन की, वन एक टेक स्पेस में प्रेप बाइट्स करके, एक डिजाइन स्पेस में इमेजिन एक्सपी, और एक एक्वायर किया था मैनेजमेंट स्पेस में टैलेंट एकेडमी, टैलेंट एज का एकेडमी था। सो नाउ दीज 3 कंपनीज हैव मास्टर्ड हाउ टू टीच किड। एक ने टेक स्पेस में, एक ने डिजाइन स्पेस में, एक मैनेजमेंट स्पेस में, एंड वी अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रिंग स्टूडेंट। सो नाउ हमने 40 प्लस पार्टनर यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है, जहाँ पे मिलके कोकरिकुलम सब्जेक्ट्स बनाए, सेमेस्टर वाइज क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, एंड वी आर हेल्पिंग कि स्टूडेंट यहाँ पे पढ़े। तो अब फॉरवर्ड के अंदर किस स्टेप पे आते हो आप? मतलब जब कॉलेज के अंदर चला गया बच्चा? नहीं। हाँ, जब कॉलेज कंफ्यूज है तो यहाँ इस प्रोग्राम्स में वी कॉल इट एज ETP। सो एनरोल भी हम कराना हमारा काम है, ट्रेन भी कराना हमारा काम है, और प्लेसमेंट के दरवाजे खोलना भी हमारा काम है। और प्लेसमेंट तो उसकी 4 साल बाद हो रही है। हाँ, पर हमारा काम है वो, तो हम पढ़ा भी तो रहे हैं उसे 4 साल, कोर्सेज दे रहे हो अलग। हाँ, पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हैं। सो जैसे एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो कहीं कहीं हम 6 सब्जेक्ट पूरे पढ़ा रहे हैं, कहीं 4 जो नॉर्मल है वो यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, और 2 जो कटिंग एज है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप इन कॉलेजेस के साथ जो पार्टनरशिप कर रहे हो, यू आर नॉट जस्ट पार्टनरिंग इन अ वे कि बस हम आपके स्टूडेंट्स ला के दे रहे हैं। नहीं, वो तो है ही है, वो तो चल ही रहा है। उसके बियॉन्ड अब आप चले गए हो कि आप पढ़ाने भी लग गए। हाँ, पढ़ाने भी लग गए। अच्छा, एग्जैक्टली। सो एक स्टूडेंट का सक्सेस कैसे जानेंगे नितिन? एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट या कितना सक्सेसफुल है यहीं से जानेंगे ना। केवल एडमिशन करा दिया और मैं बोलूं कि राइट कॉलेज में एडमिशन हो गया इसका, ये तो मैं खुद अपनी तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब सच तो यहाँ पता चलेगा। तो अपस्किलिंग इज वन ऑफ द मेजर एरियाज। सो वी आर नॉट सेइंग इट्स अपस्किलिंग ना, हम तो एम्बेड कर दिए उसी के अंदर। सो आई विल गिव यू वेरी मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अपना पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। ओके, सो मेरा कॉग्निजेंट में हुआ था जब आप कॉलेज में थे, और मैं लोएस्ट मार्क्स का था जिसका प्लेसमेंट हुआ था, क्योंकि मैं मेरा भी कॉग्निजेंट में हुआ था बाय द वे। अरे इंटरेस्टिंग। सो मैंने अपना इंटरव्यू अपनी हॉबी पे निकाल दिया था। मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी, और मेरी प्रिपरेशन कैसी थी? सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नाउ यू विल गिव योर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में से जैसे व्हाट यू आर डूइंग, राइट, वो 3-4 सवाल निकालेंगे। सो मैंने खुद 3-4 सवाल निकाले थे, फिर मैंने इनके आंसर बनाए थे, फिर 3-4 आंसर निकाले थे, फिर मैंने आंसर बनाए थे। सो मैंने इतना मेहनत किया था इंटरव्यू के लिए। तो मैंने हॉबी पूछा था, तो हॉबी मैंने बनाया था, मेरी हॉबी कुकिंग है। Nobody will tell hobby cooking है। So there was a HR lady, विनीता नाम मुझे याद है आज भी, she asked me recipe of सूजी का हलवा। Okay, I explained her कैसे बनाते हैं, और आज तक मैं अपने कॉलेज में इसमें फेमस हूँ कि इसने सूजी के हलवे पे इंटरव्यू निकाल दिया। So what I can tell you, वो तो इंटरव्यू था, उसके बाद से मैंने पता नहीं नॉमरस प्लेसमेंट्स में गया हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट थोड़ी करता है कोई आदमी कि फ्रेशर को सब कुछ आता है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 4 जो तुम्हें सब्जेक्ट आते हैं वो तुम्हें अच्छे से आते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ठीक ठाक है, तुम पैशनेट दिख रहे हो मुझे, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है कि यार इस बंदे से बात करके अच्छा लगा। पे हायर होते हो, कोई तुम्हें टेक्निकल स्किल्स पे हायर नहीं करता है 10 on 10। वो तो सिखा देंगे, तो सीखने वाला है, पर वो एटीट्यूड लाओगे कि नहीं लाओगे। और आई थिंक ये वाला एक और एस्पेक्ट है जो मतलब यूनिवर्सिटी में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को साथ में सिखाते रहे, और ये एक्सप्लिसिट नहीं सिखा सकते, इम्प्लिसिट अपने आप आना चाहिए कहीं से। सो मतलब ये एक और प्रिपरेशन का पार्ट है फॉर पर्सनल इंटरव्यूज। तो जब आप ये अभी जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो कि यार मेरे को इन कॉलेजेस में पार्टनरशिप करनी है, किस बेसिस पे सिलेक्शन करते हो कि यार ये जो चीज़ें हैं वो ट्रेंड्स में है,
जिसपे हमें स्टेप इन करना चाहिए और ये प्रोवाइड करना चाहिए? सो हम यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करने से पहले हम डिसाइड करते हैं, जैसे हमने एक बहुत यूनिक कोर्स लॉन्च किया है, बीटेक इन यूएक्स डिजाइन, ओके, व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। एंड देन हम बोलते हैं कि हम इसके लिए किन कॉलेजेस से टाई अप करनी चाहिए। तो 4 साल की पूरी डिग्री देखा जाए तो आप ही पढ़ा रहे हो? नहीं, उसमें हम डिसाइड करते हैं कॉलेज के साथ बैठ के कि यार ये नॉर्मल कोर्सेज यहाँ पढ़ा ही रहे हो, ये तो पढ़ा, जैसे बीटेक में मैथ्स M1 पढ़ना होता है, करेक्ट, तो मैथ्स M1 तो यूनिवर्सिटी पढ़ा ही रहा है, तो आप पढ़ा दो M1, पर इसके लिए जो ये सब्जेक्ट्स लगेंगे एक्स्ट्रा ये मैं पढ़ाता हूँ, इसकी एक्सपर्टीज मैं लेके आता हूँ, कॉर्पोरेट से टाई अप्स मैं करता हूँ। डिग्री कॉलेज देता है, पढ़ाता भी वही है। तो पहले हम स्पेशलाइजेशंस या कोर्स डिसाइड करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं इसके लिए किन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करना है, फिर थर्ड डिसाइड करते हैं किस बजट रेंज में लॉन्च करना है। सो वी ट्राई टू लॉन्च इट विद 2 यूनिवर्सिटीज इन अ सिटी, मैक्सिमम 2 यूनिवर्सिटीज, वन ऑन अ ठीक ठाक रेंज एंड वन ऑन अ एक अपर स्पेक्ट्रम, एक लोअर स्पेक्ट्रम में। अगर बजट फ्रेंडली कोई बोलता है नहीं है तो भी मेरे पास यूनिवर्सिटी है, और बोलता है आई कैन अफोर्ड तो भी मेरे पास यूनिवर्सिटी। और ये सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है UI UX, ये कैसे डिसाइड करते हो कि UI UX ट्रेंड में है? ये फिगर आउट कैसे करते हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी सिखानी है हमें? सो आई थिंक द पीपल हु आर हेडिंग दिस दे आर ऑलवेज इन टच ऑफ कॉर्पोरेट्स, मतलब आई थिंक 200 प्लस कॉर्पोरेट्स के साथ वी आर इन टच। अभी तो पहुंचे भी नहीं है उन बच्चों की प्लेसमेंट वगैरह लगाने में, पर उनके साथ बात बहुत करते रहते हैं कि क्या नीड आ रही है, क्या चल रहा है, और थोड़ा अपना इंटेलिजेंस, मतलब वी ऑल्सो नो कि क्या, मतलब एक अच्छी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम लेके बैठे हैं हम लोग भी, वी ऑल्सो नो कि कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं। जैसे वाई बीटेक इन यूएक्स डिजाइन, रियलाइज होता है कि यार जो कोड लिख रहा है उसको यूआई का फीलिंग होना चाहिए, और जो यूआई कर रहा है वो कोड को लेके फ्लैट है, करेक्ट। तो अगर इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग आ गई, वी माइट हैव अ वेरी गुड गाय फोकसिंग ऑन यूआई यूएक्स। और अभी प्लेसमेंट्स में अभी कुछ कर रहे हैं? प्लेसमेंट्स में अभी पहुंचेंगे। सो आई थिंक 2 ही साल हुए स्टार्ट किए हुए, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी विल रीच देयर। बट व्हाट डू यू थिंक इज द मेजर प्रॉब्लम विद प्लेसमेंट्स? इनफैक्ट अभी तो IIMs IITs का इतना सुनने में आ रहा है कि प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो ये जो 55 से 85% वाले बच्चे हैं, टॉप वालों में इतनी दिक्कत है, इस स्पेक्ट्रा में क्या दिक्कतें हैं? तो पर एक चीज बताओ नितिन, आज तक एक IIT IIM के बंदे से मिले हो कि 2 साल हो गए उसकी जॉब नहीं लगी कहीं, या अपना स्टार्टअप नहीं बना रहा? नहीं। तो मुझे नहीं लगता प्लेसमेंट इश्यू है, बट क्या मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन मिसमैच हुआ है लास्ट 3-4 महीने में या 1-8 साल में। फंड रेज रुक गए हैं अक्रॉस सेक्टर्स, राइट? सो द एक्सपेक्टेशन एक IIT IIM का था कि मैं तो सीधा 30 लाख से शुरू करूंगा। अब वो एक्सपेक्टेशन, अब आई कैन अफोर्ड अ 30 लाख का प्रोडक्ट मैनेजर राइट नाउ, फ्रेशर, आई स्टिल कैन अफोर्ड अ 12-15 लाख का, बट वो एक्सपेक्टेशन नीचे नहीं आई, आ जाएंगी, ही विल फाइंड हिज जॉब। सो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम वहां नहीं है कि जॉब नहीं है, कि अब लोग जॉब पे डिपेंडेंट नहीं है नए स्टूडेंट्स। मैंने ऐसे जॉब पे डिपेंडेंट नहीं, मैं मतलब बहुत सारे लोग जॉब सीकर बनना चाहते हैं, कोई मतलब स्टार्टेड कंटेंट क्रिएटर, मतलब आज की तारीख में जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं कोई भी ओल्ड एज नहीं मिलेंगे, बहुत ही रेयरली, मतलब द ओनली पर्सन आई नाउ सी इज थायरोकेयर का वो CEO, राइट? ए वेलम, हाँ, मेरा नाम थोड़ा सा नाम है उनका, हाँ वी से नाम है, और वो मेरे बहुत क्लोज हैं, बिकॉज मतलब इसके अलावा मैं केवल सारा इन्वेस्टमेंट इज इन स्टॉक मार्केट। अच्छा। तो मैं सारी स्टॉक कंपनीज को फॉलो करते रहता हूँ, सो आई नो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज फ्रॉम देयर। सो मुझे लगता है वही दिखते हैं मुझे, याद है सब तो यंग है, मतलब एंड यू आर अमेजिंग, बहुत है अभी ट्रेंड, हाँ बहुत ज्यादा ट्रेंड। सो आई एम सेइंग जॉब वॉब का इतना प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे पूछोगे, इट्स मोर मीडिया क्रिएटेड। मेरे को तो लगता ही नहीं है कि क्या कहते हैं, अगर मैं बाहर देखूं जॉब नहीं है। सो बट वेयर एज अ स्टूडेंट आई एम स्टडिंग, एंड मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है ये पता होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन सही सेट करो, अपनी एक्सपेक्टेशन सही सेट करो, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन सही सेट कर लो, और घर बैठने से अच्छा है लोअर सैलरी लेके एक्सपीरियंस ले लो, सैलरी करेक्ट हो जाती है, मैटर भी नहीं करता है, इंटर्नशिप कर लो, कुछ तो करो। जैसे मतलब आई बिलीव मैंने 1 साल गैप लिया था, तो पहले साल मुझे एक लोकल यूनिवर्सिटी मिल रही थी उत्तराखंड में, नैनीताल के पास, मैंने नहीं लिया, मैंने बोला NIT से करूंगा। बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ उस टाइम पे कि 1 साल गैप करेगा, पीछे रह जाएगा, ये है वो है। आज मैटर भी नहीं करता है, पर अगर NIT नागपुर नहीं गया होता ना तो शायद आज यहाँ बैठा नहीं होता। तो व्हेन यू लुक बैक तो वो डिसीजंस ना बहुत सही लगता है। सो अगर आज उस टाइम लगता है लोअर सैलरी पे क्यों ज्वाइन करूं, मुझे लगता है काम पकड़ो और करो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। लोग वो नहीं करना चाह रहे, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। मुझे नहीं लगता इंडिया में जॉब की कमी, मुझे आज भी लगता है इंडिया में जॉब भर के पड़ी, बस पैसे की थोड़ी डिमांड जो ज्यादा हो रही है, डिमांड अपनी एक्सपेक्टेशन कोविड में ज्यादा हो गया मेरे को लगता है।
कोविड में वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में ज्यादा हो गया, टेक का सैलरीज अमेजिंग हो गया, लोगों को लगा ये नॉर्म है। अब करेक्शन दिख रही है आपको होते हुए, टाइम बेस्ड करेक्शन हो रही है। मैंने ऐसे टाइम बेस्ड करेक्शन अप्रेजल्स नहीं है, 5% अप्रेजल्स हैं, सो ओवर 3-4 पीरियड ईयर्स सैलरी रैशनलाइज हो जाएंगी। अभी हम नॉर्म देख रहे हो 4-5%, 7% का अप्रेजल हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं। सही है। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि कुछ तो आपने गैप्स मुझे बताए कि जैसे आप ही लोग फिल कर रहे हो एजुकेशन में गैप्स के, UI UX का कर दिया। अब हर यूनिवर्सिटी के पास तो आप पार्टनर नहीं हो, 50,000 कॉलेजेस हैं जिसमें से आप 2,000 के साथ पार्टनर हो, बट मेजर यूनिवर्सिटीज जो या कॉलेजेस जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपको गैप दिख रहा है। आई एम श्योर दिख रहा है तभी आप फुलफिल कर रहे हो, बट 48,000 का जो इतना बड़ा गैप है जिसको आप नहीं कर रहे फुलफिल, ये लोगों की क्या कमी है? जब आप इनको पिच करते हो आप भी तो सीधा सीधा बताते हो ना कि आपका ये गैप है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या रहता है आपका पिच इन कॉलेजेस को? सो पहले तो प्रॉब्लम से थोड़ा और ऊपर से डिस्कशन करते हैं, फिर कॉलेजेस पे आएंगे। सो अज्यूम करते हैं पहले तो 28% ही लोग एडमिशन ले रहे हैं, करेक्ट। इंडिया में पहला करेक्शन तो वहां है। दूसरा, अगर मैं कॉलेज हूँ और लेट्स से मैं एक अच्छा यूनिवर्सिटी हूँ, मेरी डिस्कवरेबिलिटी नहीं है, मैं कितने साल चला लूंगा अपनी यूनिवर्सिटी? अगर मैं अच्छा, मैंने सब कुछ कर लिया, व्हाटएवर यू आर आस्किंग, अच्छा कर लिया, कॉर्पोरेट से टाई अप्स कर लिए, सब कर लिए, सब लाके बिठा दिया, सब अपफ्रंट कॉस्ट से कर ली, और बच्चे नहीं है, मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है? केवल स्टूडेंट। बच्चे हैं नहीं क्योंकि मैं डिस्कवरेबल नहीं हूं, लोग मुझे जानते नहीं है। तो इसलिए एडमिशन पहले सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एंड जो जो यूनिवर्सिटीज विच आई हैव सीन इन लास्ट 7-8 years ग्रो की हैं, जो ये सर्वाइव कर गई, फिर दे स्टार्ट एडिंग लेयर ऑफ दीज कि मैं गैप्स, एजुकेशन गैप कैसे भरूं, कॉर्पोरेट टाइप्स कैसे करूं, वगैरह वगैरह। तो आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन में गैप नहीं है या कॉलेजेस में गैप नहीं है, बट दैट गैप एग्जिस्ट क्योंकि सफिशिएंट स्टूडेंट नहीं है। सो इट्स लाइक अ कैच 22 कि स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो मैं फील करूंगा, स्टूडेंट को लगता होगा कि ये होगा तब मैं जाऊंगा। पर बहुत मेजर, तो 50,000 is a number, but it's a 80-20 rule. When I say 80-20 rule, 80% of admission happen in 20% of universities. बाकी यूनिवर्सिटी 300-400 बच्चों के ऊपर नहीं पढ़ा रही है, या सॉरी कॉलेजेस नहीं पढ़ा रही, यूनिवर्सिटी से ज्यादा पढ़ा रही है। बाकी 80% एडमिशन 20% कॉलेजेस में हो जाता है। सो 10,000 कॉलेजेस में 80% एडमिशन निपट जाते हैं। सो ये जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी 80% बचे, उनको क्या करना चाहिए कॉलेजेस को टू गेट टू अ बेटर स्टेट कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अट्रैक्ट हो? सो आई थिंक कॉर्पोरेट टाई-अप्स आई थिंक प्राइमरी है, और इसमें भी इफ यू विल सी ओनली इंजीनियरिंग एंड MBA ऐसी डिग्री है जिसमें यू लुक फॉर अ प्लेसमेंट एग्जिट। उसके अलावा अगर मैं फार्मा कर रहा हूँ कहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरी प्लेसमेंट होने वाली है। या मैं कहीं BA कॉमर्स में एडमिशन लिया हूँ, BCom तो मैं CA बनने वाला हूँ शायद, तो मैं ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरी यूनिवर्सिटी BCom के बाद मेरे एडमिशन, सॉरी मेरी प्लेसमेंट करवाएगी। प्लेसमेंट तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या MBA कर रहा हूँ तभी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो बाकी सब कॉलेजेस, ये बाकी सभी डिग्रीज में भी इन्वॉल्व है ना नितिन। तो ये स्टूडेंट्स क्या सोच के जाते हैं इन कॉलेजेस में? इंजीनियर MBA का तो क्लियर है, प्लेसमेंट लेट्स से BA ग्रेजुएशन करना है तो कर लेता हूँ, BCom वाला CA करना चाहता है तो BCom कर रहा है और साथ में CA की पढ़ाई कर रहा होगा, है ना। क्या कहते हैं एग्रीकल्चर का, आई टोल्ड यू दीस पीपल नो, ये हैंडफुल ऑफ लोग हैं, मतलब बहुत सारा, ये सारे स्टूडेंट्स मिडिल ईस्ट जाते हैं, तेरे फार्मा नर्सिंग वाले, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जॉब मिल जाती है। आपको लगता है जो यूनिवर्सिटीज बन रही हैं आजकल, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी हो गया, एक प्रथम को जानते हैं? हाँ जी, है ना, तो उनकी, मेरे को उनके नाम नहीं आता रहा कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, मास्टर यूनियन है, इस टाइप के जो विच आर बेसिस ऑन द एंटायर फंडामेंटल कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है पूरी यूनिवर्सिटी, लाइक दे आर मोर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स रादर देन प्लेसमेंट सीकर्स। डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू चेंज? उसका इम्पैक्ट आपको क्या दिखता है होते हुए? मुझे तो लगता है दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज यू कांट हैव अ लाख ऑफ स्टूडेंट डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, पर इन लाख में यू विल फाइंड 200 स्टूडेंट्स जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट ही इज कैप्चरिंग टू, कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, मतलब बाकी मुझे सब नहीं आता, मतलब उनका पिच ही नहीं है प्लेसमेंट। हाँ, प्लेसमेंट हो जाएंगे प्लेसमेंट भी, मतलब पर दैट इज नॉट, आई एम नोन फॉर कि यार एंटरप्रेन्योरशिप बना के दिखाऊं। और एंटरप्रेन्योरशिप अगर देखेगा ना, मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मतलब फर्स्ट फेज में यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, क्योंकि पहले पैसे नहीं होते। अगर पैसे नहीं है तो तुम क्या नहीं कर सकते, ना तुम एक्सपीरियंस ला सकते हो और ना तुम टैलेंट ला सकते हो, करेक्ट, क्योंकि पैसे है ही नहीं। तो
सब कुछ खुद करना पड़ता है, मतलब एवरी ट्रांजैक्शन, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी बड़ी, एंड देन यू मूव। और उसके बाद यू हैव टू क्रिएट अ डेलीगेशन, पूरा टीम। और जैसे आज का तारीख में माय जॉब इज फायर फाइटिंग हो रही है, सो 500 चीजें चल रही होंगी कंपनी में, बट यू विल फाइंड मी जहां पे फायर फाइटिंग है। सो मेरा काम आज की तारीख में फायर फाइटिंग है, चाहे वो पीपल प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रोसेस प्रॉब्लम है, चाहे वो रेवेन्यू प्रॉब्लम है, चाहे वो बिट्टा प्रॉब्लम है, पर जहां चैलेंज है वहां पे हम प्रेजेंट है। आग बुझाना है बस, आग बुझाना है, यही काम बच गया। सो ये एक 2-3 फेज जर्नी है। तो मतलब एक थर्ड फेज आएगा, आई एम वेरी श्योर, which would be a journey from 500 करोड़ से 5000 करोड़, मतलब that would be a different journey। अभी कितना रेवेन्यू पे हो? हम 300 करोड़ के आसपास क्लोज करेंगे वाला साल। सो और मेरा रेवेन्यू, मतलब मेरा रेवेन्यू है, इट्स नॉट कॉलेज फीस, जो जीएमबी यूज करते हैं सालों वो नहीं। तो कहाँ थे, सॉरी, आप बता रहे थे कि इम्पैक्ट की बात कर रहे थे हम। हाँ, तो अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहा है और ये सब चीजें सिखा रहा है, तो देन यू आर हेल्पिंग मी टू स्टार्ट अच्छे से। मतलब आई कैन स्टार्ट विद लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ पेन पॉइंट जो मे बी फेमस एंटरप्रेन्योर्स ने देखे हैं। सो उनसे सीख के आई नो कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, और आई एम इक्विप्ड मेंटली। क्योंकि मुझे मतलब इन माय होल स्टार्ट 2 years ऐसा थोड़ी हुआ होगा, कम से कम 10 बार मेंटली ब्रोक हुआ होगा मैं रात में कि अब छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा हमसे। बट फिर सुबह जुनून होता है, उठते हो तो बोलते हो नहीं कैसे नहीं होगा मुझसे। तो दैट्स अ मिडिल क्लास किड, एम्बिशियस, मैं ही करूंगा और नहीं मुझसे नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। सही बात है। जैसे इस पे बहुत ही अच्छा रणबीर ब्रार का नीलेश मिश्रा के इंटरव्यू में एक लाइन है। अच्छा। सो ही सेज, जो हम 40s किड है ना, हम वो है जो चाहते हैं कि यार चल गाँव चलते हैं, खेती करते हैं, और दूसरी साइड ये मुझसे कैसे नहीं होगा, ये तो मैं करके रहूंगा। तो इसी में जूझ रहे हैं हम लोग। सो ये था कि सुबह उठे और लगा क्यों नहीं होगा मुझसे, मैं तो करके जाऊंगा, मतलब मैं तब छोड़ूंगा जब ये बन नहीं सकता होगा। और दैट्स अ स्ट्रगल यू गो थ्रू। आपने अभी मेंटल ब्रेकडाउन की बात की, थोड़ा उसके बारे में समझिए कि कैसे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहां पे आपको फील हुआ कि यार ये तो नहीं होगा, अभी जिसकी आप बात ही कर रहे थे। सो विद इन अ मंथ जब मैं काउंसलिंग इकोसिस्टम बनाने बैठा ना, तो उससे पहले आई वाज इन पुणे, और मेरा टेन्योर पूरा का पूरा कॉग्निजेंट में ही बीता है, मोर और लेस। कितने साल काम किया? तो 16 साल कॉग्निजेंट, उसमें 15 साल कॉग्निजेंट। अच्छा, लास्ट 9 महीने कहीं था, मतलब वो बीडब्ल्यू में था, तो दे वर सेटिंग अप देयर ऑफशोर सेंटर। तो विद इन अ मंथ मुझे रियलाइज हुआ यार ये ना टास्क बाउंड इंडस्ट्री नहीं है, ये टाइम बाउंड इंडस्ट्री है। मैंने से टास्क बाउंड इंडस्ट्री, कॉग्निजेंट में क्या था, आप में टीम है, क्या कहते हैं, आप नितिन को मैंने बोला एक काम ये सैटरडे तक हो जाना चाहिए। अब नितिन 9 बजे आता है या 10:30 आता है, विद इन अ विंडो, आई डोंट केयर। रात में 7 बजे बैठता है या 9 बजे बैठता है, आई डोंट केयर, काम करता है कि नहीं करता, और अगर अटक रहा हो मेरे पास आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब हो जाएगा। बट दिस वॉज अ टाइम बाउंड इंडस्ट्री, जो सुबह 9 साढ़े 9 शुरू होगी और 6:30 खत्म हो जाएगी। ठीक है। The second thing I realized, this is not a delivery, this is sales. So when I say delivery, let's say हम 4-5 लोग टीम है, हमारा डेडलाइन फ्राइडे था, नेक्स्ट फ्राइडे, और हम पीछे चल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? बैठेंगे, नाइट आउट मारेंगे, 1-1 बजे तक काम करेंगे, फिर आएंगे सुबह 9 बजे, निपटा के डिलीवर कर देंगे। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं फोन करता रहूंगा, कोई मेरा सुन के मेरा फॉर्म भर देगा, मेरी एप्लीकेशन भर देगा। So it was sales. So and third was company like Cognizant, you have a very high expected crowd, जो मतलब टॉप टियर कॉलेजेस से आए हैं, दुनिया फोड़ देनी है वगैरह वगैरह। सो यू डोंट हैव टू गिव देम डायरेक्शन। एंड सडनली आई वाज वर्किंग विद पीपल जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है लाइफ का, और जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है कल सुबह नौकरी है कि नहीं है। सो दे वर वेरी चिल्ड इन देयर लाइफ। सो उनको मोटिवेट करना कि भाई काम करता, और आई एम अ गाय हु, मैं तो कभी 9 बजे से पहले इन कॉग्निजेंट लाइफ घर नहीं पहुंचा हूँ। अच्छा, ठीक है, मुझे तो काम करने वाला कुछ आता नहीं है। ओके तो आज भी मैं हार्ड वर्क ही करता हूँ। ठीक है। फिर जैसे क्या हुआ, तो एक मेंटल ब्रेकडाउन का रीजन बताता हूँ कि आई रियलाइज कि विद इन अ मंथ आई रियलाइज यार ये 5 दिन काम करके चलेगा नहीं, ये 6 दिन करना पड़ेगा। कॉलेज देखो की बात, हाँ, एडमिशन सीजन आने वाला है, और मतलब इट्स अ सीजनल बिजनेस, फेब मार्च से उठता है और अगस्त में खत्म हो जाता है। तो मैं फेब में पहुंचा, मैं बोला नहीं यार इसको तो 6 days अ वीक वर्किंग करना पड़ेगा, और पहुंचेंगे अप्रैल में तो संडे भी शायद काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि 6 days वर्क करते हैं। पूरी टीम रिवोल्ट कर गई मेरे अगेंस्ट, बोले कि हम नहीं करेंगे काम। सो आई हैव टू रिप्लेस द होल 15-20 लोगों का टीम था, दे जस्ट रिजाइन इन कपल ऑफ डेज।
मैंने सारा टीम नया हायर किया, फिर अज्यूम करो मैंने पहले किसी को ट्रेन किया, फिर से ट्रेन किया सब, और उस टाइम बहुत अकेले होते हो, यू डोंट हैव पीपल अराउंड यू, तो तब कभी कभी टूट जाते हो, और फिर तुम्हें लगता है क्यों छोड़ के आए हो इतना अच्छा, मतलब आई लेफ्ट माई लग्जरी लाइफ, आई हैव अ गुड हाउस, एकदम सेटल्ड नौकरी थी, इन अ गुड पोजीशन, ठीक है, मैं सोचा क्यों छोड़ के, क्या मतलब व्हाट यू वांट टू अचीव। जब आपने कॉग्निजेंट छोड़ा कितनी सैलरी होगी आपकी? मेरी सैलरी होगी उस टाइम 28 लाख पर ईयर। हाँ, 2-2.5 लाख तो महीने का आ रहा था। बहुत अच्छा था वो तो। हाँ, और घर फुल्ली पेड था। 2005 की बात कर रहे हैं, 15 में, बार 5 कर देता हूँ उसको, 15 की बात कर रहे हैं। फुल्ली घर पे 2-2.5 लाख तो बहुत बड़ी बात होती है। आज भी बहुत बड़ी बात होती है, पर हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ वो सब छोड़ा, फिर मैंने अपने बच्चों का लाइफ खराब किया, मतलब खराब इन द सेंस पुणे से उठा के जयपुर डाल दिया रेंट के घर में, मुझे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो फिर लगता था कि क्यों किया है ये, और अपनी एक्सपेक्ट मतलब ये पूरा नहीं हो रहा था ना, टीम साथ नहीं दे रही है, ब्रेक डाउन हो गई है, तो फिर लगता है कि क्यों कर रहे हो, और ऐसे बहुत मौके आते हैं। अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अब तो नहीं, अब स्टेबिलिटी, अब तो यू रियलाइज दैट यू कैन टेक इट टू हाइट्स। मुझे ना ये देखो वाली कहानी पे थोड़ी सी बात करनी है। कॉलेज देखो, कार देखो, बाइक देखो, इतने सारे देखो है। अभी मैं आपसे जब मिला था तो पूछ भी रहा था आपसे कि हाउ इज इट रिलेटेड टू यू नो अमित जैन या गिरनार ग्रुप की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो देखो का पूरा ट्रेंड चला है वो उन्होंने चलाया है, उसके पीछे की क्या कहानी है? सो अमित जैन, सो गिरनार सॉफ्ट इज आवर इन्वेस्टर एंड आई थिंक इनिशियली 1.5-2 years he was a great mentor to us. आप मिले कैसे थे उनसे? रुचिर मिला था उनसे पहले। अच्छा। सो उमंग who works with अमित जैन, गाड़ी.com का फाउंडर था, और कार देखो अक्वायर्ड गाड़ी, उमंग एंड रुचिर आर बैचमेट्स ऑफ ISB, सो वहां से मिले थे, और हमारा जयपुर ऑपरेशन स्टार्ट करने का रीजन भी यही था कि अमित कार देखो के ऑपरेशंस जयपुर में थे, सो वी लिवरेज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमें वो ग्राउंड से नहीं बनाना पड़ा, सो एटलीस्ट हमारे लाइफ में वाला चैलेंजेस नहीं आया कि हमको ग्राउंड से ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, वी गॉट दैट फ्रॉम अमित, तो दैट्स हाउ वी एसोसिएटेड, और अमित के पास ऑलरेडी कॉलेज देखो .com का डोमेन था, वाज हैप्पी, मतलब ग्रेशियस इनफ कि वो ट्रांसफर इट टू गिरनार सॉफ्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, एंड ही टोल्ड कि देखो लकी है उसके लिए, एंड आई एम वेरी श्योर लकी है, तभी कार देखो यहाँ तक पहुंची हुई है ना। बट क्या सीखा उन्होंने, क्या खास है जो लोगों को नहीं दिखता अमित जैन में? बहुत बड़े पीपल पर्सन है, बहुत बड़े, एंड आई थिंक उनकी एनर्जी अनमैच्ड है, व्हेन आई से अनमैच्ड है, वो शाम के 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तो बैठ रहेंगे आप लोगों के साथ एकदम फुल एनर्जी में, और 9 बजे एकदम फटाक ऑफिस मिल जाएंगे, और आज भी ऑफिस मिल जाएंगे, आई एम नॉट इवन सेइंग उस स्ट्रगलिंग डेज में, आज भी an energy unmatched at this age. अभी नॉर्मली इंटरेक्शन होती है उनके साथ? कम होती है, मतलब अब आई थिंक गाइडेंस की हमें कम जरूरत पड़ रही है, और आई थिंक वो भी बहुत बिजी है, सो मुलाकात हो जाती है पर कम। पैसा तो जो है वो है ना। अभी मैं अगर कॉलेज देखो के बारे में ये पूछूं कि कॉलेज देखो से आपको ऐसा क्या मिला पैसे के अलावा, तो क्या चीज है जो ड्राइव करती है आपको? सो पैसा तो जैसे मैंने बोल रहा था, हम बात कर रहे थे कि मुझे 5 करोड़ 5,000 करोड़ के बीच का पैसा समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास 50 करोड़ रुपए होंगे तो मैं खाई एक अच्छा घर मंगोलिया में, करेक्ट, और एक कार, इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा। सो आई थिंक कॉलेज देखो से जो मुझे सबसे ज्यादा मिला, अमेजिंग कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, कि मैं शायद ही कर सकता हूँ। मुझे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि वी विल बी एबल टू पुल थ्रू, तो आज बहुत कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा एक बहुत सेटिस्फेक्शन जो देता है ना, जो मेरा पहला साल का पहला काउंसलर हायर था, वो आज पंजाब का हेड है। जो उस टाइम का मेरा पहला टीम लीडर था, वो आज पूरा नॉर्थ चलाता है। सो जो मैंने नरिशमेंट किया है ना लोगों का, और जो वो रिस्पेक्ट मुझे दिखाते हैं, तो बहुत सेटिस्फाइड लगता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद जयपुर इन्हीं लोगों का करियर बनाने गया था, तो वो बहुत सेटिस्फाइड लगता है। और दूसरा बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है, मैं काउंसलिंग को ना नेक्स्ट टू डॉक्टर प्रोफेशन रखता हूँ अपने हेड में, और मैं अपने लोगों को यही समझाता हूँ, नॉट अ कॉलिंग जॉब, इट्स अ प्रोफेशन। क्योंकि जितने पेरेंट्स की बात मैंने की ना, सारे पेरेंट्स मेरे काउंसलर को सर और मैडम बोल के बात करते हैं, और जब एडमिशन हो जाता है तो थैंक यू भी बोलते हैं। सो मेरे लिए बहुत नोबल कॉज है काउंसलिंग, इट्स नॉट समथिंग कि मैं मतलब नेक्स्ट टू डॉक्टर प्रोफेशन रखता हूँ। तो ये भी बहुत सेटिस्फेक्शन देता है।
कि स्टूडेंट की लाइफ में इतना सा चेंज ला पा रहे हैं। और मतलब दैट्स व्हाट मैं करना चाहता कभी लाइफ में। आई कॉल इट द 1 डिग्री चेंज इन माय लाइफ। कि नागपुर से निकलते हैं, ओके, सेम प्लेटफॉर्म से ट्रेन लेते हैं, बट 1 डिग्री चेंज कैन टेक यू टू गुवाहाटी और टू जोधपुर। सो एक छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है। सो दैट्स अ चेंज आई थिंक आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन माय स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक से कॉलेज में चले जाओ, थोड़ा ठीक से पढ़ लो, थोड़ा ठीक से तैयार हो जाओ, नॉट एकदम ड्रास्टिकली चेंज जाओ, थोड़ा सा हो जाओ, और यू विल रीच देयर जहां तुम पहुंचना चाहते हो। और फिर क्या होता है, फिर क्राउड पुल यू थ्रू। जैसे मुझे अपना लाइफ में लगता है मेरा लाइफ का सबसे अच्छा इंसिडेंट, अच्छा डिसीजन इज आई डिसाइडेड एनआईटी नागपुर। बिकॉज उस टाइम पे इफ यू रिमेंबर, एनआईटी नागपुर का ऐसा था कि हर स्टेट से बच्चे वो होते थे, आते थे, करेक्ट, विच मीन्स तुम एक्चुअली मिनी इंडिया में रह रहे हो, और वो भी टॉप 1% ब्रेन के साथ। सो अगर टॉप 1% ब्रेन टपरी पे बैठ के चाय भी पी रहा है ना, तो अच्छी बात कर रहा होगा, करेक्ट, ऐसा नहीं कि इंटेलेक्चुअल बात नहीं कर रहा होगा। सो अगर तुम टॉप 1% के लोगों के बीच में जाके बैठ गए हो तो तुम्हें पुल थ्रू कर ही लेंगे यार। सो बहुत इंपॉर्टेंट है उस क्राउड में जाके बैठना। तो क्योंकि मेरा एक बिलीफ है, मैं अकेले अगर मेहनत करूंगा ना तो मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं, पर अगर फौज है ना पीछे तो तुम फिर बहुत ऊपर पहुंच सकते हो। तो उस फौज के बीच में पहुंचना होता है। क्या है एंड गोल? व्हाट इज योर इवेंचुअल गोल? मे बी 5 years 10 years डाउन द लाइन क्या करना चाहते हो? सो कॉलेज देखोगे तो 300 से 3000 करोड़ पे ले जाओगे आप। पैसा तो मैटर नहीं करता है, पर मैं बताता हूँ, मुझे ये पता है मैं हमेशा काम करता रहूंगा टिल माय डेथ बेड, ठीक है। और मेरा मोटिवेशन यहाँ से आता है। सो मुझे लगता है इस देश की जो कंपनी, इस देश को जो चला रहे हैं 74-75 साल के होंगे, करेक्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर। इंडिया की सबसे मतलब दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स कंपनी के सीईओ हैं, एंड 77 में चला रहे हैं। मैं तो यार 44 हूं, तो मेरे पास तो 32 साल और बचे कुछ करने के लिए। सो मतलब दैट इज माय लाइफ कि मैं शायद 32 साल और कुछ करने वाला हूं, पर जो मैं करने वाला हूं या करूंगा वो आई थिंक हमेशा इम्पैक्ट साइड पे रहेगा। सो व्हाट आई नाउ रियली वांट इज कि शायद जैसा मेरे साथ एजुकेशन नहीं किया और फिर मुझे स्टार्टअप करने का हिम्मत आया। सो होता क्या है ना, हिम्मत नहीं आता, कैपेबिलिटी सबके पास है, पर करेगा कौन। तो मैं शायद एक ये चीज और सिखाना चाहता हूं कि यार अब ना इंडिया में रिस्क ले सकते हो। अगर तुमने रिस्क लिया ना, उस 1.5-2 साल के बाद भी तुमको नौकरी मिल जाएगी। 90s में क्या होता था, क्यों नहीं कोई नौकरी छोड़ता था कि यार एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मिलेगी नहीं। अब इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने रिस्क ले भी लिया ना, तो 1.5-2 साल बाद तुम वापस आओगे तो क्या होगा, जैसे मैंने सोचा था क्या होगा मेरे साथ, यार 30% कम सैलरी पे ज्वाइन करना पड़ेगा, 2 डेजिग्नेशन कम हो जाएंगे, पर यार इतनी वैल्यू क्रिएट की है मैंने कि लोग मुझे वापस ले लेंगे। सो इसका मतलब इसको यूज करो ना अपने फायदे के लिए, विच मीन्स टेक मोर रिस्क। जो भी तुम्हारी इच्छा है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, नोबडी इज फोर्सिंग यू, पर रिस्क लो थोड़ा, मतलब डोंट बी ले बैक। सो मैं शायद एक ये और कल्चर लाना चाहूंगा, कैसे मुझे नहीं पता है, that people should take risk. So if you ask me, पर्सनल ग्रूमिफिकेशन, मतलब पर्सनालिटी ग्रूमिफिकेशन, उसकी साइड कुछ करना चाहता हूं, क्योंकि मतलब उसका मैं बहुत ही भुक्तभोगी हूं। क्योंकि मैं कल ही अपनी दीदी से बात कर रहा था, मैं उन्हें बता रहा था, और शी नोज हाउ एम्बिशियस आई एम, ओके। सो पर मैं बोला कि मुझे एक दिल्ली के लड़के से ना डबल काम करना पड़ा ना, क्योंकि मुझे तो मैंने ना हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, मुझे आज भी त्रिज्या पता है, रेडियस नहीं समझ में आता मुझे। अच्छा, सो दैट्स माय ब्रेन ट्यून टू। सो मैं बोला कि मुझे डबल फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो टियर 4 से कहीं से हूं, इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं, इसका मतलब बहुत इंट्रोवर्ट हूं, कॉन्फिडेंस कम है। तो अगर मुझे इन सब से जूझना है तो मुझे 4 टाइम मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? अभी भी फील होता है? हाँ, अभी भी फील होता है, मतलब दिस इज समथिंग इज नॉट माय फोर्टे। आई डोंट, मतलब भाग जाऊंगा मैं इससे, बहुत कैमरा शाई हूं, पर आई एम टेकिंग एफर्ट टू डू दिस, क्योंकि मुझे लगता है मेरी मैसेजिंग सही है, और अगर मुझे मैसेज देना है तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। सो इसको करने का तरीका मेरा बहुत सिंपल सा है, टेल यू। सो बहुत ग्रेट लाइन है और मैं अपने पास रखता हूँ, द मैजिक यू आर लुकिंग इन योर लाइफ इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। सो आई हर्ड दिस, हाँ, मैंने भी कहीं सुनी है, इंस्टा, मतलब इट्स नॉट माय लाइन, इंस्टा पे कहीं सुनी है, इसको बहुत दिमाग में रखता हूँ। तो और शायद यही करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज भी इंडिया की पॉपुलेशन 90% रूरल है, तो वो अंडर कॉन्फिडेंट किड्स हैं, नहीं आती इंग्लिश ठीक से बोलनी, और मतलब इंग्लिश टैबू है। मेरे को तो इंग्लिश, आई डोंट वांट इंग्लिश इन आवर लाइफ, पर ठीक है, मतलब टाइम आएगा उसका भी,
पर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस दे पाऊँ टीयर 2 टीयर, मतलब हेल्प कर पाऊँ कि हम इससे तेज है, मैथ्स दोगे ना सब बराबर है। आज भी मतलब आइंस्टाइन लॉस पूछोगे, न्यूटन लॉस पूछोगे, रोडो का प्रॉब्लम दे दोगे, सॉल्व कर देंगे। पर वो लोग खड़े होकर 2 बार में बता ना हु आर यू, हॉबीज बता दे तो काम नहीं लग जाएंगे। वो उस तरफ काम करने का मन है मेरा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है इंडिया में, मतलब आई डाउट की पोटेंशियल की कमी है, पर नर्चर करना पड़ेगा किसी को बैठ के। तो ये जो रिस्क और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अभी अगर मान लो कोई 20 साल का बंदा है, बच्चा है, जिसको शुरू करना है कुछ आज, हाउ दे शुड फिगर आउट अ गैप इन द मार्केट? रिस्क लेने की क्षमता है, सब कुछ है, बट ये समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप कैसे लिया जाए। मे भी खुद का कुछ करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए? किस एरियाज में आपको लगता है कि गैप ढूंढ सकते हैं? सो आई थिंक मैं रुचिर हमेशा से ही बात करते आए कि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है इन टर्म्स ऑफ रीजन, रिलीजन, पॉपुलेशन, सैलरीज, पैसा। इंडिया में कोई भी बिजनेस शुरू करोगे ना 20 करोड़ का बन जाएगा, 200 करोड़ का बनेगा कि नहीं बनेगा कि ये नहीं पता है। बट क्या लोगों को जाना चाहिए 200 के पीछे? मतलब आप डिपेंड्स, मतलब व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। मतलब मुझसे पूछोगे 200 2000 जाना चाहिए, पर डज बिजनेस हैव दैट कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, मेंटल बेनिफिट है तुम्हारे पास कि नहीं? मतलब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने देखा बहुत ऐसा ना हो कि ड्रेन हो जाओ, मतलब और तीसरा ये नहीं लगना चाहिए काम कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में, क्योंकि 24/7 तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे रैम में विच आई सेज तुम्हारा स्टार्टअप रहता है। कॉलेज देखो दिन भर रहेगा, और अगर वो तुम्हें पेन दे रहा है या स्ट्रेस दे रहा है, सो देन इट्स अ प्रॉब्लम। इट शुड लुक लाइक कि इसमें मजा आ रहा है, चैलेंजेस आएंगे मजा आ रहा है, चैलेंजेस आएंगे मजा आ रहा है। सो व्हाट आई कीप सेइंग इज, अपने आप को समझाने के लिए कि दिल, दिमाग और तुम्हारे एक्शन शुड बी इन सिंक। सो अगर ये तीनों सिंक में होंगे ना, देन यू हैव अ मेंटल बैंडविड्थ, सो देन यू गो फॉर इट। कमिंग बैक, सो कमिंग आंसरिंग टू योर क्वेश्चन कि एक 20 साल के बच्चे को क्या करना चाहिए। सो जब सोशल और मोबाइल आना शुरू हुआ था, आई थिंक इट वाज इन 2009-10, देन कॉग्निजेंट लॉन्च अ वर्टिकल कॉल्ड स्मैक, सोशल मोबाइल एनालिटिक्स एंड क्लाउड। ओके, और उस टाइम फ्रैंक ने एक बहुत अच्छा लाइन लॉन्च किया था, व्हिच वाज लीड, फॉलो और गेट आउट ऑफ द वे। सो अगर 20 इयर्स के किड हो ना, दीज आर 2 स्पेसेस व्हिच यू शुड वर्क अपॉन। अगर यू फील तुमको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, यू कैन डू इट, देन यू लीड दैट प्रॉब्लम। बाकी सारी चीजें ना अपने आप फिगर आउट हो जाती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब डोंट, सारे सवालों के आंसर डे 1 पे मत खोजो। सो डे 1 पे केवल इतना सा खोजो कि मुझे नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है, एक्ट करो, हाँ नेक्स्ट स्टेप तक जाऊंगा। विच आई, अगर मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इसको रोलिंग वेव थ्योरी बोलते हैं, कि अगर यहां से आगरा जाने का डिसाइड करें, आगरा दिख थोड़ी रहा है, पर यहां से 100 मीटर दिख रहा है, 100 मीटर जाओगे फिर आगे का 100 मीटर दिख जाएगा। तो इफ यू आर लीडिंग, अपने पे विश्वास रखो और केवल नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करो, और यू विल फाइंड वेज। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, यहां से वहां पहुंचोगे, वहां से इधर जाना होगा, तुम फिगर आउट कर लोगे। और सेकंड इज फॉलो। फॉलो इज कि मुझे नहीं पता है पर नितिन को पता है, तो लेट मी फॉलो नितिन। सो गो इनटू अ सिस्टम जहां पे, जैसे आई वाज मीटिंग अ गाय आई थिंक लास्ट वीक, ही सेज कि मेरा क्राइटेरिया ऑफ जॉब सिलेक्शन ये था कि कंपनी में 10 लोग से कम है कि नहीं है। अच्छा, मैं उसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता था, बिकॉज देन स्पेक्ट्रम बड़ा था और मेरे को कंपनी शुरू नहीं करनी है, पर मुझे कंपनी शुरू करने का पूरा एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो फॉलो में ट्राई टू फाइंड 10, मतलब 10-50 जो भी तुम ढूंढ रहे हो। स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो तो बड़ी कंपनीज है, एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हो कि आज नहीं जानता क्या करना चाहता हूँ, पर यार 4 साल बाद करना चाहूंगा। तो 20 से 24 जो 4 साल है ना, फिर फाउंडर्स के अराउंड बिताओ। ये फाउंडर्स तो कुत्ते की तरह काम करता है इफ यू आस्क मी, तो मतलब तुमको भी भगाएगा ना। ट्रू। तो उनके साथ काम करो 3-4 साल। अगर फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, फिगर आउट कर लिया है तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। मतलब इसमें मैं उसका लाइन बहुत यूज करता हूँ अपने मन में, शाहरुख खान की कौन सी मूवी है, ओम शांति ओम का, कि अगर कोई चीज तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उसको मिलाने में लग जाती है ना। तो अगर तुमने डिसाइड कर लिया तुमने ये, तो चीजें अपने आप अनवील होंगी, अच्छे से होंगी, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। तो इन 2 जोन्स में ऑपरेट करना चाहिए। और थर्ड, इफ यू आस्क मी, मत लो कुशन जॉब अभी, गो फॉर रिस्क। जो मेरा रिस्क का पार्ट है ना, गो फॉर रिस्क, गो वर्क फॉर अ फाउंडर, ट्राई टू वर्क विद फॉर अ फाउंडर। और लास्ट 20 इयर्स में, तो जब से आईटी आना शुरू हुआ है,
में इतना ग्रोथ नहीं हुआ इंडिया में, नितिन आई एम टेलिंग यू, जितना नेक्स्ट 10 years में होगा। क्या चेंज हो रहा है ऐसा? मतलब पहले IIT IIM स्टार्टअप बना रहे थे, अब नेक्स्ट लेवल बनाएगा ना, तो सडनली तब 1 लाख लोग थे, अब ये 10 लाख लोग हो गए हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू बिकम जॉब सीकर्स। कंपाउंड हो गए। जैसे क्या कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये है, अब मतलब पहले के जो बच्चे थे आज से 10-15 साल पहले, दे वर लुकिंग टुवर्ड्स यूएस। आज की जनरेशन को यूएस से फर्क ही नहीं पड़ता है। हु आर दे डोंट इवन केयर। इंडिया में सब कुछ है उनके पास ना करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है ना, पहले था कि एग्जिट कैसे कर सकते हैं इंडिया से, एग्जिट कैसे करते हैं। अब एवरीबॉडी इज सेइंग इंडिया इज द अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज द अपॉर्चुनिटी, यही लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो इसलिए मेरे से पूछेगा, मतलब वो मल्टीपल स्नोबॉल इफेक्ट आने वाला है, 10x होने वाली ग्रोथ। तो अगर आज कुछ शुरू करते हो तो यू विल हैव 10 टाइम्स ग्रोथ। हाँ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो होगी। हाँ, इंडिया के साथ ग्रो करोगे तो। सबसे बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है व्हिच आई वाज हियरिंग इन सम टॉक। So he was saying why Titan Industries become the Titan Industries. I think उसने 100x 200x growth दी है, and he was explaining it very beautifully. खैर पहले क्या था, गांव में रहते थे या शहर में रहते थे, एक जैन ज्वेलर्स हुआ करते थे। माँ जैन ज्वेलर्स के पास जाती थी, वहीं से लाती थी, उन्हें पूरा विश्वास था कि इनका सोना हम जानते हैं, उनको वो जानते थे, कोई हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। अब बेटी तो आ गई गुड़गांव में पढ़ने, अब बेटी को तो सोना चाहिए, तब गुड़गांव में तो कोई जैन ज्वेलर्स है नहीं, तो कहां जाओगे? देन पीपल स्टार्ट गोइंग इनटू टाइटन। सो दैट्स अ फंडामेंटल चेंज व्हिच इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ, कि लग्जरी की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत एक ब्यूटीफुल ये कहानी ये भी है। अज्यूम नितिन तेरा सैलरी 50 लाख रुपए, कल को में 60 लाख हो जाती है अप्रेजल होके, इतना सा डिफरेंस नहीं आएगा तेरी लाइफ में, हार्डली डिफरेंस आएगा। अज्यूम आई एम अ पेरेंट, 12 लाख रुपए कमा रहा हूं, नाउ मेरी बेटी 5 लाख रुपए कमाने लगती है, प्रेशर है, हमारी कंजम्पशन डबल हो जाएगी। वो अपने मन से आईफोन खरीद लेगी, वो कार खरीद लेगी, स्कूटी खरीद लेगी, तो कंजम्पशन डबल हो गई। सो अगर इन लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है ना, तो कंजम्पशन डबल हो रही है। मतलब इंडिया की कंजम्पशन बहुत बढ़ने वाली है, और मतलब सेल्फ सस्टेनिंग, हमको जरूरत नहीं है किसी की, हम खुद ही अपना चला लेंगे इंडिया। सो अगर ये सारी चीजें आएंगी, और अगर हम सही बिजनेस में, क्यों लग रहा है तुमको कि नाइकिया, शुगर, ये सब आ रहे हैं? व्हेन आई एम सेइंग 50% गर्ल्स ग्रेजुएट हो रही हैं, व्हिच मींस क्या होने वाला है? कंजम्पशन बढ़, इन चीजों का कंजम्पशन बढ़ेगा। सो वी आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग। कुछ भी स्टार्ट करोगे, तो मैं वही बोलता हूं, कुछ भी स्टार्ट करोगे ना तो 20 करोड़ तक तो पहुंच जाओगे, और अगर ठीक से रहोगे तो यू विल फिगर आउट कि 20 से 200 कैसे पहुंचना है। बिकॉज नाउ अब फाउंडर्स का काम ये थोड़ी है कि कल कितने एडमिशन होंगे या इस साल कितने एडमिशन होंगे, अब कहां में कि 3 साल बाद कहां पहुंचने वाले हैं, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स अब आज से रखना शुरू करेंगे ना। ट्रू। अगर कोई ऐसा बिजनेस आइडिया भी है जो आप खुद नहीं कर रहे बट आप रिकमेंड करते हो किसी को करने के लिए? रोज जब काम करते होगे तो सोचते होगे कुछ ना कुछ, यार ये भी अच्छा है, या मिलते होगे, इंटरेक्ट करते होगे तो लगता होगा यार ये अच्छी चीजें हैं जिसमें आपको कुछ करना है। आपने एक जेनरिक चीजें तो बता दी कि आप करो SMAC में, स्मैक में, बट एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट यू फील इज अ गैप? और ये मैं हर बार हर गेस्ट से पूछता हूँ, so that people who are watching and if are interested might get some inspiration. एकदम टॉप ऑफ हेड पे तो नहीं आता है, पर मुझे एक चैलेंज लगता है। So there are 2 things which is happening, right? So I'm sure करनाल से 12th किया होगा तुमने, so जिसके साथ फर्स्ट से पढ़ाई की होगी उसके साथ 12th तक पढ़ाई की होगी, करेक्ट? आज भी वो दोस्त होंगे, करेक्ट? आज क्या हो रहा है, बिकॉज पीपल लाइक मी हर 2 साल में सिटी चेंज कर रहे हैं, करेक्ट? हर 2 साल में बच्चों का स्कूल चेंज हो रहा है, सो उनके फ्रेंड्स नहीं बन रहे 12th तक, ठीक है? सो जिसकी वजह से क्या, जो मुझे लग रहा है कि एक ये गैप क्रिएट हो रहा है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। जैसे हमारे टाइम पे तो अगर मैं अपने पापा को बोलूंगा मेरे मेंटल हेल्थ, तो वो बोलेंगे 2 थप्पड़, हाँ ये क्या बकवास कर रहा है। पर आज की तारीख में सीरियस प्रॉब्लम होने, और ये सीरियस प्रॉब्लम इसने होने वाली है कि एक साइड हम न्यूक्लियर फैमिली बन रहे हैं, एक साइड बच्चों को स्टेबल फ्रेंड्स ही नहीं दे पा रहे, वो तो ग्रेजुएशन में जाके मिलने वाले हैं, और तीसरा मोबाइल स्क्रीन टाइम। सो ये तीनों के कॉम्बिनेशन में मेंटल हेल्थ विल बिकम, सो मतलब एक जो मुझे आइडिया लगता है बहुत, ये कैन आई क्रिएट सौरभ एज एन AI ऑन माई मोबाइल। वो सौरभ का दोस्त है और वो सौरभ के साथ हमेशा है, वो सौरभ की सारी बातें सुनता है, वो सौरभ के सारे परचेज जानता है, सारा बिहेवियर जानता है, और उसके हिसाब से सौरभ को कई टाइम सजेशंस देता है।
तो ऐसा एआई बनेगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ। आई कॉल इट एज एन अल्टर ईगो कि सौरभ जब इमोशनल है तो वो लॉजिकल बात करे, जब सौरभ लॉजिकल है तो इमोशनल बात करे। बट वी आर ऑलरेडी गेटिंग देयर, ऑलमोस्ट देयर। हाँ, पर मतलब पर्सनलाइज नहीं पहुंचे, पर वी विल गेट देयर। सडनली चैट जीपीटी वगैरह आने से वी विल रीच। व्हाट मेक्स अ गुड पेरेंट? एम्पैथी। आई थिंक मेरे में कूट के भरी एम्पैथी। सो जैसे क्या कहते हैं, मेरा एक टॉपिक बहुत चलता है, बच्चों से बातें। कोई बाप अपने बच्चे से बात नहीं करता है। खाना खा लिया, पढ़ाई कर ली, मार्क्स कर लिए, बात करना थोड़ी होता है। बात करिए कोई 99% बाप अपने बेटे से बात नहीं करता है। अभी भी चेंज नहीं हुआ है? पता नहीं मुझे, मतलब मैंने अपना इसका मेरे पास वो नहीं है डेटा, मुझे रियलाइज होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में मैं नहीं करता, कोई नहीं करता, पर मैं बहुत करता हूँ। जैसे अब अभी छोड़ा है, मैंने हर संडे बनाया हुआ था लंच विद किड्स। इट्स नॉट इवन लंच विद फादर्स, इट इज लंच विद किड्स। उनको लेके जाना कार में, वहाँ करना, खाना खाना, बात करना, ज्ञान देना। जैसे मतलब अगर लिंक्डइन पे मेरे को देखेगा, मैं हर साल उनको लेटर लिखता हूँ उनके बर्थडे पे। मैंने देखी है वो लेटर, हैंड रिटन, है ना, कोई नहीं करता है। पर मुझे ये पता है ये एसेट बनेगा 20 साल बाद, जब मैं शायद हूँ या नहीं हूँ, या वो दूर होंगे लाइफ में और फिर पढ़ेंगे, तो देन दे विल रियलाइज। आज उसका रियलाइजेशन कम होता है, उसका रियलाइजेशन होगा। जैसे क्या कहते हैं, चक्रौता से हूँ तो पहाड़ है, ठीक है, मतलब 8500 अच्छा फीट, मतलब बहुत बर्फ पड़ती है। फोटो दिखाता हूँ एक अच्छी वाली। तो क्या कहते हैं, कभी स्विमिंग सीखी नहीं, ओके, और नीदरलैंड्स गया और जर्मनी गया, तो वहां पे ना स्विमिंग इज नॉर्म, ठीक है। और स्विमिंग नॉर्म में क्या होता है, नॉर्म केवल ये नहीं है, स्विमिंग का मतलब तुमको जैकेट पहन के स्विमिंग सिखाते हैं, क्योंकि उनका लॉजिक ये है कि जब बाढ़ आएगी तो कपड़े थोड़ी उतारोगे। ठीक है, तो मुझे लगा यार बच्चों को ना स्विमिंग आनी चाहिए। तो मैं जब वापस आया, मतलब आई थिंक 2013 की बात है, मैं उस ट्रिप से वापस आया नीदरलैंड के, मैं स्विमिंग पूल लेके गया उनको अपने साथ, 2 साल के थे, और माई वाइफ से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तू कभी इनको स्विमिंग पूल ले जा लेगा। तो आज तो अब स्विमिंग सीख गए। अब स्विमिंग का कैसे मुझे अभी तक नहीं आई, अब एक बार आ गई तो आ गई, देन यू डोंट इवन हैव टू थिंक एवर कि मुझे स्विमिंग सीख गए। तो ये सब चीजें अगर जितनी, जैसे मुझे काफी कॉन्फिडेंस है, जर्मन सीख गए अगले 2 साल में ना, फिर आ गई, फिर यू डोंट इवन हैव टू थिंक कि अब मुझे करना पड़ेगा ये। सो अगर ये सब अनकॉन्शियसली दे दो ना उनको, जैसे मैं हमेशा, मेरा एक ही मकसद है एज अ पेरेंटिंग कि मुझे उनको अच्छा इंसान बनाना है। दैट्स माय जॉब। माय जॉब इज नॉट कि 20 लाख रुपए कमाओ, दैट्स नॉट माय जॉब, दैट इज समथिंग यू विल फिगर इट आउट। मेरा काम है अच्छे इंसान बनाना, विच मीन्स जब मैं गांजा उठाऊं, राइट, तो दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए ना, गलत कर रहा हूं, फिर करो नहीं करो वो तुम्हारे ऊपर, इंडिविजुअल पे, पर मेरे संस्कार तुम्हें एक घंटी बजाने चाहिए दिमाग में, एंड दैट्स इज माय जॉब, मतलब दैट आई थिंक इज माय जॉब। सो ये सारे काम पे बहुत फोकस करता हूँ। अमेजिंग। जैसे फाइनेंस पे मैं बहुत मानता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी भी नहीं आ रहा, पर अभी भी नहीं आ रहा है। ये चक्रौता में मेरा स्कूल है जहाँ से मैंने 10th किया। ये स्कूल है आपका? हाँ जी। तो छुट्टियों, तब तो छुट्टी हो जाती। क्या पढ़ते कैसे हैं? नहीं, तो समर, वहाँ विंटर वेकेशन होता है ना, दिसंबर जनवरी इज हॉलीडेज। और ये कब की? ये दिसंबर का फोटो है, दिसंबर। बाप रे, क्या क्रेजी सीन है। हाँ, ओह माय गॉड, मतलब इट्स ब्यूटीफुल एंड स्कैरी एट सेम टाइम। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्कैरी भी है। हाँ, मतलब तो आप जब समर में भी होता होगा ठंड, तो वहाँ तो ठंड होता है, मतलब पंखे नहीं है वहाँ, पर मतलब इट्स लाइक 17-18 डिग्री, बहुत ही बढ़िया होता है समर। तो आसपास ट्रैक करते होगे खूब? तो उस टाइम तो पता ही नहीं चलता था। हाँ। आज मुझे रियलाइज होता है कि 6 किलोमीटर नीचे ना एक बगीचा था और एक 10 किलोमीटर नीचे था पहाड़ में। तो हम ऐसा होता था कि सैटरडे में चल वहां से सेब तोड़ के लाते, और 6 किलोमीटर होता गए सेब तोड़ने, जिसको आज ट्रैकिंग बोलते हैं, पता ही नहीं था। ट्रैकिंग बोलते हैं। मैं भी ये सोचता था। तो अभी जैसे कहने को तो आप अमरनाथ जाते हो, राइट? अमरनाथ का इज लाइक 4 days ट्रैक। अब जब मैं किसी को बोला मैं यार कि अमरनाथ होके आया था, अच्छा ठीक है, तो अब उसने कहा अच्छा ट्रैकिंग की तूने? मैं कहा पहाड़ चढ़े, मतलब अलग अलग ऑब्वियसली डिफरेंट डिफिकल्ट टेरेन है उसका, कभी बहुत अच्छा आ जाता है ट्रेन, एकदम प्लेन है, कभी बहुत डिफिकल्टी वाला ट्रेन है। अब उसको ट्रैकिंग बोलते हैं क्या? तो हाँ यार वो ट्रैकिंग होती है। मैंने कहा हाँ भाई फिर तो ट्रैकिंग कर ली हमने, बट अदरवाइज आप कुछ ना बोलो। So you are शिव भक्त? हाँ जी, you are शिव भक्त। मतलब ऐसे में भक्त नहीं बोलूंगा अपने आप को। नहीं, मैं भी नहीं बोलता, बिकॉज़ मैं ट्रेडिशन नहीं मानता हूँ, मतलब बट हाँ मुझे, मतलब इन ए वे अगर मैं बोलूँ तो शिव जी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हुए। तो मतलब जैसे मैं मंडे और फ्राइडे फास्ट रहता हूँ, हाँ, बट मैं मंदिर नहीं जाता रोज। मैं भी मंदिर नहीं जाता, which I say, और मैं अपनी फिलॉसफी बनाता हूँ। सो इट्स अ रीजन ऑफ शिव एंड शक्ति। सो मैं बोलता हूँ शिव ना शक्ति के बिना अधूरे हैं, दे हैज टू बी, दोनों को साथ में लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए मंडे और फ्राइडे फास्ट करता हूँ।
और मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मतलब आई रीड अ लॉट। ये एक बुक ही से सीखा हूँ। स्पिरिचुअल बुक? नॉट स्पिरिचुअल, किसी भी टाइप की बुक। जैसे मतलब आजकल क्या चल रहा है, आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स करके। ही इज अ नेवी सील, द टफेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ होगा। मतलब 100 माइल ऐसे भागता है जैसे नीचे राशन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था अकाउंटेबिलिटी मिरर। हम H1 और H2 कर रहे थे कंपनी का। सो H1 में कितना किए, और हमारा साइकिल इज AY, वी कॉल इट एकेडमिक ईयर। तो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, सितंबर में खत्म होता है। तो फर्स्ट हाफ इज अक्टूबर से मार्च, एंड फिर मार्च अप्रैल से सितंबर। सो हम H1 का कुछ प्लान कर लिए थे, H2 का प्लान कर रहे थे। तो मैंने बोला, और मैं हैदराबाद से वापस आ रहा था, तो मैंने बोला कि मैं भी अपना H2 प्लान करता हूँ 1 जुलाई से। तो मैंने, और ये बुक के मोड में था, तो मैं आया, वो निकाली, क्या बोलते हैं उसको जो चिपकाते हैं ना डेस्क पे, स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स। मैंने सबसे पहले स्टिकी नोट्स पे लिखा कि रोज 3 किलोमीटर भागेंगे। अच्छा। फिर दूसरा लिखा रोज 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे। फिर तीसरा बनाया जुलाई इज नो एक्सपेंस मंथ, नो पर्सनल एक्सपेंस मंथ। तो नो खर्चा ऑन एनीथिंग, सौरभ ने नो जोमेटो, नो स्विगी, नो अमेजॉन, कुछ भी नहीं, ठीक है। और ऐसे करके बनाए। जैसे नेक्स्ट मंथ बना रहा हूँ नो OTT मंथ, ठीक है। सो आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी मिरर। सो अभी मैं उस वाला बुक पढ़ रहा हूँ। बट फॉलो कर पाते हो जो भी करते हो? 10 में 9 मार्क्स आते हैं रनिंग के। सो मैं ना रिग्रेट नहीं करता हूँ कि यार एक दिन नहीं हुआ। मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ 10 में 8 बार किया ना यार, अभी तो एक भी बार नहीं कर रहा था। सो यू हैव टू लुक फ्रॉम अ पॉजिटिव एंगल। यू कांट से कि 2 दिन नहीं किए तो यार मैं तो अपनी कसम तोड़ दी है मैंने, करेक्ट। तो मैं तो हमेशा देखता हूँ अच्छा मैंने 10 में 8 मार्क्स आ गए मेरे, इसमें मेरे 10 में 6 आ रहे हैं, ओके कोई बात नहीं, 6 अच्छे मार्क्स है ना, तो नॉट बैड। क्रेजी। सो जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई अपना पर्सनल H2 नहीं बनाता है। टैलेंटेड पीपल IIT हर कंपनी का बड़ा $1 ट्रिलियन कंपनीज के H1 H2 क्वार्टर्स बना रहे हो, अपने एक तो बना लो। क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे जो मैंने मोदी जी का एग्जांपल लिया, मुझे वहां पहुंचने के लिए एक ही चीज रोक सकती है, विच इज हेल्थ। हाथ चलते रहे तो उसको पहुंचने से कोई नहीं रोक पाए। तो हेल्थ पे लोग ध्यान नहीं देते, और हेल्थ पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। आप करते हो रेगुलर वर्कआउट? हाँ, मतलब हफ्ते में 4-5 दिन जिम, मतलब रेगुलर नहीं, हफ्ते में 4-5 दिन जिम होता है। शाम को क्या कहते हैं, हफ्ते में 6 दिन सुबह रनिंग होती है। रनिंग रोज कर रहे हो? हाँ। अरे वाह। और मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि अगर ह्यूमिडिटी में मैं 3 किलोमीटर भाग पा रहा हूँ ना, तो एक महीना जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो 5 किलोमीटर भाग पाऊंगा। तो केवल हेल्थ ही रोक सकती है, तो इसलिए हेल्थ पे फोकस करने लगा हूँ कुछ ज्यादा। अभी ऐसा नहीं हो ना, इतना मेहनत की, इतना पैसा कमाए, और क्या कहते हैं फिर बेड रिडन हो गए, बेटे पे डिपेंडेंट हो गए। दूसरा डर ये लगता है किसी पे डिपेंडेंट ना हो, कि बेड रिडन हो गए और फिर कोई हमारा ध्यान रख रहा है, वो नहीं होना चाहता हूँ। इच्छा ऐसी है कि हाथ पैर चलते रहे और निकल जाए जब भी हो, तो इसलिए भी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बट शौक है आपको पैसे खर्चने का, गाड़ी वाड़ी लेने का? मतलब गाड़ी है मेरे पास, पर खर्च करने का शौक नहीं। मतलब लैविश लाइफस्टाइल का ऐसा कोई वो नहीं है? पहले था, कभी भी नहीं हुआ? चाहे 5,000 करोड़ भी आ जाए? मतलब माय वाइफ नेम इज रिचा, मैं रिचा को बोला था लास्ट गाड़ी खरीद ली मैंने, मैं तो नहीं खरीदूंगा, तेरे को जो करना हो करना। उनको है? उसको भी नहीं है। बच्चों में तो है जी वेगन वगैरह, कौन कौन सा देखते रहते हैं पता नहीं। अच्छा। पर विच हेल्प्स। तो जैसे जी वेगन देखते हैं तो मैं बोलता हूँ इसका रास्ता पता है कहाँ से जाता है? इसका रास्ता टॉप 200 इंस्टीट्यूट से जाता है। जैसे आई कीप टेलिंग देम कि तुम कहीं भी चले जाना, बट दे एक्सपेक्ट यू टू बाय। मैंने बोला कि हाँ, मतलब मैं नहीं दिलाऊंगा तुमको। मैं बोला मेरा काम तुम्हारा आधा पढ़ाई का पैसा देना है बस, उसके बाद नहीं है। आधा? हाँ, आधा तुम लोगे और बाद में चुकाओगे। चाहे आप दे सकते हो पूरा ऑब्वियसली, बट यू विल नॉट पे। आई वांट टू हैव देम हैबिट ऑफ सेविंग, दैट EMI वुड बी अ हैबिट ऑफ सेविंग। तो मैंने बोला पर्सनल फाइनेंस नहीं सिखाते हैं, सो दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब मैं अपने बच्चों को रिच डैड पुअर डैड लाके दिए। कौन पिताजी देता है अपने बेटे को रिच डैड पुअर डैड? साइकोलॉजी ऑफ मनी दिए। सो अभी आई एम बिल्डिंग दैट ट्रेड्स कि भैया, जैसे मुझे पता है कि जितना 40-45 तक पैसा बचाते हो ना, उतना ही मुश्किल उस पैसे को सस्टेन करना है, रखना है। पैसा तो डिप्लीट हो रहा है ना इन्फ्लेशन पे। सही इन्वेस्टमेंट्स नहीं करोगे, सही सेविंग नहीं करोगे, और आउटराइट रिच नहीं होने वाले हो नितिन। अगर आउटराइट रिच होते ना तो अंबानी के घर पैदा हो गए होते, ठीक है। तो लाइन नहीं है वो तुम्हारे हाथ में, मान लो तुम्हारे हाथ में हार्ड वर्किंग करके ही पैसा आने वाला है। उसको बचाना आना चाहिए, उसको सेव करना आना चाहिए। क्योंकि दूसरा चीज ये है, जो मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, कि इतना पैसा कमाओ कि फिर टाइम फ्री हो जाए, फ्रीडम मिले, अपना टाइम फ्री है, फिर जो मर्जी करो। ट्रू। तो लोग वो नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहते। People currently save money than time. हाँ, it should be other way around. मतलब it should be like, वो ग्राफ नहीं पढ़ते थे पहले। जैसे अच्छा, बहुत अच्छा इंसिडेंट भी कल परसों हुआ था। तो माय किड्स वर आस्किंग माय वाइफ कि मम्मा आप तो आपसे बड़े हो गए, 9th में आ गए,
आप तो बहुत फ्री हो गई होगी, अब आप कुछ करती क्यों नहीं हो? तो 2-3 बार बोले, which is okay, किड्स है, पर माँ को तो बुरा लगता है हल्का सा। तो मुझे बोली, तो ये वेडनेसडे आई थिंक छुट्टी थी उनकी, मुहर्रम था शायद, तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मैं उनको बोला द वर्स्ट वे ऑफ अर्निंग मनी इज ट्रेड योर टाइम। तो बोला तुम्हारी मम्मी ये नहीं करती है, सो मतलब शी डू, उसके नाम पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, पर तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी का तो 50,000 रुपये तो मैंने टैक्स भरा है, सो डोंट इवन थिंक तुम्हारी मम्मी काम नहीं करती है, शी डजंट ट्रेड टाइम फॉर मनी। एंड देन आई रियलाइज कि ये करना पड़ेगा हमको शुरू में, मतलब अगर घर पे पैदा नहीं हुए, बट यू हैव टू बी कॉन्शियस इनफ कि अब मुझे टाइम इंपॉर्टेंट है और पैसा कम इंपॉर्टेंट। मतलब 35-38 इज दैट एज जहां पे तुम पैसे को कम इंपॉर्टेंस दो और टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। सो वो कॉग्निजेंट नहीं है लोग। बहुत मजा आया बात करके। मेरे को लग रहा है 1-2 घंटे और निकल जाएंगे हमारे। आई एम अ गुड कंपनी, या आई नो। थैंक यू सो मच।